स्टार्ट हुआ था, स्टीरियो स्टार्ट हो गया था, कन्फर्मेशनल स्टार्ट हो गया था। एक ना जो केबिन है ना उसमें वो होगा, मेरा नोट्स होगा, वो लेके आ जाइएगा बस। हाँ इसमें दे दीजिएगा मेरे को। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड हो गया, अल्केन सो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म हो गया, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड हो गया। लिखो स्टीरियो आइसोमरिज्म में अभी आगे आपको पढ़ना है। हाँ क्या सर क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? कंफर्ट आइसोमरिज्म? मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो कंफर्ट आइसोमरिज्म इन एल्केन। कन्फर्मेशनल है वो, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म एल्केन में 2 है, वो क्वेश्चन करा दिया है। साइक्लो एल्केन में 4 लिखा था ना कि साइक्लोप्रोपेन नहीं करता है, उसके अलावा सब करते हैं। और साइक्लोप्रोपेन इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन होता है। एंगल स्ट्रेन क्यों होता है? क्योंकि बहुत कम एंगल होता है। साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री एंगल होता है। 60 डिग्री एंगल का मतलब बहुत कम एंगल है। सारे कार्बन पास आ गए, कार्बन पास आ गए, रिपल्सन हो गया, रिपल्सन हो गया, कंपाउंड अनस्टेबल हो गया। और अनस्टेबल कंपाउंड कंफर्मेशन शो नहीं करेगा, स्टेबल कंपाउंड ही कंफर्मेशन शो करेगा। ये तो नोट्स में है, नोट में लिखाया हुआ है। तुम नोट नहीं लिखे हो क्या? कहां नोट लिखा है इसमें? अच्छे से पढ़ो बेटा, कंफर्ट नहीं है ये, कंफर्मेशनल है। चलो हेडिंग डाल लो। कंफर्ट बोल रहा हूं, हेडिंग डाल लो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कंफर्ट आइसोमेरिज्म, नाइस। हेडिंग डालो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आपको हेडिंग डालना है कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आपको हेडिंग डालना है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और आपको मैंने लास्ट क्लास में प्रोजेक्शन का मतलब तो समझाया था कि प्रोजेक्शन होता है, एक गाना सुनाया था, नहीं सुनाया था? आपने एक गाना सुना है, तू खींच मेरी फोटो, सुना है? तो प्रोजेक्शन यही है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रोजेक्शन यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलता है तू खींच मेरी फोटो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फोटो खींचना ही प्रोजेक्शन है। व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। अगर आप डिक्शनरी में मतलब निकालो तो प्रोजेक्शन का सीधा मतलब आता है परछाई, शैडो। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने बोला कि फोटो है, फोटो खींचने कई तरीके हैं। एक तो सामने से खींच लो ऐसे करके, तो फ्रंट व्यू हो गया। एक थोड़ा ऐसे करके खींच लो तो वो साइड व्यू आ गया, है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप फोटो ले सकते हो। रनिंग कमेंट्री बंद कर दो वरना उठा के फेंकूंगा ऊपर ले जाके। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फोटो खींचना ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे आप साइड व्यू लोगे तो उसको हम बोलेंगे सॉहर्स प्रोजेक्शन। अगर आप फ्रंट व्यू लोगे तो उसको हम बोलेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर आप कोई भी व्यू नहीं लोगे तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल 3D प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन आएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा तो नॉन प्लेनर हो गया। sp3 सारे नॉन प्लेनर होते हैं, टेट्राहेड्रल सारे नॉन प्लेनर होंगे, इसका मतलब वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हो गया। नॉन प्लेनर का मतलब 3 डायमेंशन में आ गया। तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में बनाना, इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में पोर्ट्रे करना, बनाना डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, उसी को कहते हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन लिखोगे, व्हाट इज प्रोजेक्शन? 3D स्ट्रक्चर को 2D में बनाना, दैट इज प्रोजेक्शन। अब जैसे मान लो आपके पास एक कंपाउंड है
ये रहा आपके पास इथेन, CH3 एक कंपाउंड बनाया मैंने इथेन। अब इथेन का प्रोजेक्शन बनाना है, ध्यान से देखना, इथेन का प्रोजेक्शन बनाना है। फोकस ऑन द बोर्ड। लंच नहीं मंगाया मैंने, वो जो वो जो आपका केबिन है ना बाहर, उसमें मेरा एक नोट्स होगा, टेबल पे रखा हुआ है नोट्स केबिन में, ठीक है। लंच बॉक्स ला रहे क्या? चलो, इथेन आ गया। अब इथेन का 3 तरह से प्रोजेक्शन आपको समझना है। इथेन का पहला जो प्रोजेक्शन समझना है दैट इज नॉर्मल 3D प्रोजेक्शन। नॉर्मल 3 डायमेंशन का प्रोजेक्शन आपको समझना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। ये भी 3D प्रोजेक्शन ही है, बट इसको 2D में भी बनाएंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे 3 प्रोजेक्शन आपको पढ़ना है। तीसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसके पहले इसका नाम सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना इसीलिए यहां हो। अब सुन लो तो अगले साल नहीं होगे। प्रोजेक्शन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्रोजेक्शन का आपका एप्लीकेशन है आगे जाके जब हम कन्फर्मर्स बनाएंगे तब। बिना इसके कन्फर्मर नहीं बनेगा। और कन्फर्मर से आज तक 33 साल में 2 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इससे आता नहीं है, बट रिसेंट ट्रेंड में देखोगे तो क्वेश्चंस आने चालू हो गए इससे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। और जो भी 2 क्वेश्चन आए वो रिसेंटली आए, 2019 के बाद ही आए, तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ना। पूरा 3 डायमेंशन है और सोचना पड़ेगा। प्रोजेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक है कन्फर्मर का, ध्यान से देखना। ये इथेन मॉलिक्यूल मैंने देख लिया। अब 2 कार्बन है, किसी को फ्रंट किसी को बैक मान लो। मान लो मैंने इसको फ्रंट बोल दिया, इसको बैक मान लिया, आपकी मर्जी, इसको फ्रंट इसको बैक मान सकते हो। अब मैं फ्रंट कार्बन बना रहा हूं यहां पे और बैक कार्बन बना दिया उसके सामने। ये नॉर्मल 3D प्रोजेक्शन बना रहा हूं। फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन में क्या सिंगल बॉन्ड दिख रहा है? तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन में आपने सिंगल बॉन्ड बना दिया। फ्रंट कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। टेट्राहेड्रल दिखाने के लिए इसको उल्टा वाई बना देते हैं। जब आप उल्टा वाई बनाओगे तो फील हो रहा है कि ये दोनों बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये अंदर की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो 4 डिफरेंट डायरेक्शन के बॉन्ड है। तो ये टेट्राहेड्रल फील हो रहा है, 3D फील हो रहा है। 3D कैसे फील हो रहा है? ये दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है ये बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो 3 डायमेंशन है ये। अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, इतना 3 डायमेंशन फील नहीं करना है, आपको उल्टा वाई बना देना है, खत्म कहानी। ये वाई ही तो है, उल्टा वाई। उल्टा वाई बना दोगे 3 डायमेंशन अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। अगले वाले बैक कार्बन को देखो, उससे कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन तो पहले से बन गया, 3 हाइड्रोजन बना दिया। उसको भी 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए मैंने उल्टा वाई बना दिया। दिस इज नॉर्मल 3D प्रोजेक्शन। ये आपका नॉर्मल 3D प्रोजेक्शन है। ये जो आपको दिख रहा है ये 3D में ऐसा होता है। पहले क्या किया, वापस देखना, पहले क्या किया, आपके पास इथेन कंपाउंड है। जब भी आपको प्रोजेक्शन बनाने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन डिसाइड कर लो। आपकी मर्जी है, आपका पूरा इंडिपेंडेंट हो, इसको फ्रंट इसको बैक मान लो। तो फ्रंट को सबसे पहले लिख दो लेफ्ट में, फ्रंट को आपने लिख दिया लेफ्ट में और बैक को लिख दिया राइट में। फ्रंट और बैक के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल है, दिखा दो। फ्रंट से पूछो कितने बॉन्ड बने हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन बना हुआ है, तो फ्रंट से 3 हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल के लिए उल्टा वाई बना दो। टेट्राहेड्रल के लिए हमने उल्टा वाई बना दिया। बैक कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो बैक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो देखो यहां भी इसने क्या बना दिया, उल्टा वाई बना दिया। तो अब आपको फील हो रहा है ये जो आपको 2D दिख रहा है ये एक्चुअल ऐसा होता है, 3D होता है, ठीक है, 3D होता है। अब आपको 3D में फील आ रहा होगा, कैसे, ध्यान देना। ये एक बॉल एज्यूम कर लो, दिस इज अनदर बॉल एज्यूम कर लो। ये बॉल है और बॉल के बीच में एक लाइन लगा हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है। अब ध्यान देना, ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ये वाले, ये दोनों पीछे हैं। बॉल यहां है, ये जो दोनों हाइड्रोजन है पीछे की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये आगे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे गांव में वो एक मशीन होती है ऐसी, क्या होता है, देखो यहां पे ये एक लाइन लगी है,
इससे एक अंदर की तरफ एक पैर निकला, अंदर की तरफ, और एक बाहर की तरफ आ रहा है। इससे एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ आ रहा है। फील हो रहा है? गांवों में ऐसे बना देते हैं मचान टाइप का बैठने उठने के लिए, ठीक है, एक सीट बना देते हैं और उसको इधर से पिलर मिल जाता है, इधर से पिलर मिल जाता है। ये वही है। बस आपको क्या करना है, बस 3D में फील करना है। 3D फील कैसे आएगा, ध्यान देना। 3D में फील करना, ध्यान देना। ये कार्बन और ये कार्बन, ये मान लो एक बेंच की तरह सीट बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो सीट बना हुआ है, इस पे बैठने वाला है। इससे अंदर की तरफ ये दोनों जा रहे हैं, अंदर की तरफ ये दोनों पैर अंदर की तरफ है सपोर्ट के लिए, और ये दोनों पैर बाहर की तरफ है सपोर्ट के लिए, ठीक है। ऐसे सपोर्ट लगा दिया दोनों तरफ से, तो ये 3D है। खैर, अब आओ आगे। अब मैं नॉर्मल 3D प्रोजेक्शन यही पढ़ना है, यही समझना है, ये भूल जाना, कोई नहीं पूछेगा ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट बिना इसके आगे वाला नहीं होगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब देखो सॉहर्स पूछा जाता है। सॉहर्स में बस सिंपल काम करना है, जो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन है उसको इंक्लाइंड लाइन से जोड़िए। ये क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना फ्रंट कार्बन बैक कार्बन में। अभी फ्रंट कार्बन को नीचे बनाओ, बैक कार्बन को ऊपर बनाओ और इंक्लाइंड लाइन से जोड़ दिया, ठीक है। फ्रंट कार्बन बैक कार्बन स्ट्रेट लाइन की बजाय अब तिरछा लाइन बना दिया। अब पहले वाले फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन है। अब देखो फ्रंट कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आपके पास 3 हाइड्रोजन जुड़ गया टेट्राहेड्रल फॉर्म में, ठीक है, 3D फॉर्म में। बैक कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो बैक कार्बन से भी आपके पास 3 डायमेंशन में दिख गया होगा। अब देखो इसको व्हाई इट इज नोन एज सॉ हॉर्स। ये देखो, ये मान लो घोड़े का सर है। घोड़ा देखा है आपने? खुद को देखो एक बार, ये घोड़े का पूंछ है। हाँ, थैंक्स। इसमें ताली नहीं बजाना चाहिए, इतने देर में 4 वो मिला है। खैर आ जाओ, ये देखो घोड़ा, ये जो आप हो आपका सर है ये, और ये जहां से आपकी पूंछ निकल रही है। अब ध्यान दे रहे हो, घोड़े में कुछ कुछ में तो ऐसे सींग निकला होता है, वो सींग निकला हुआ है। घोड़े के 2 पैर हैं ये, और ये पीछे वाले 2 पैर हैं, इसीलिए इसको चूंकि ये हॉर्स की तरह दिखता है, देयरफॉर इट इज नोन एज सॉ हॉर्स। यही लॉजिक है, एक्चुअल में ऐसा ही है। साइंटिस्ट ने इसी हिसाब से इसको सॉ हॉर्स बोला था। सॉ का हिंदी क्या होता है? अरे वो वाला सॉ नहीं रे, सॉ का मतलब होता है हार्वेस्टिंग में जो सॉ करते हैं वो। सीसो जानते हो? पार्क में एक ऐसा होता है जिसके इस तरफ समझ गए, तो एक इधर और एक इधर सीसो है ना, तो सीसो इंक्लाइंड पे रखा होता है, ये भी इंक्लाइंड पे ही तो रखा हुआ है, देखो, इसीलिए इसको सॉ बोल देते हैं। चलो नेक्स्ट, हटाओ, घोड़े की तरह इसलिए सॉ हॉर्स बोलते हैं। चलो खैर, अब न्यूमैन पे आओ, काम यही आएगा। ना कोई 3D प्रोजेक्शन पूछेगा, ना कोई सॉ हॉर्स पूछेगा, काम आएगा न्यूमैन। फ्रंट कार्बन किसी को भी मान सकते हो, बैक कार्बन किसी को भी मान सकते हैं, फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। फ्रंट कार्बन को हमेशा डॉट से दिखाते हैं, फ्रंट कार्बन मतलब डॉट। अब फ्रंट कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन 3D बनाना है, इसका मतलब उल्टा वाई बना दूंगा, बना दिया। 3 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, 3 हाइड्रोजन मैंने एज इट इज जोड़ दिया है। अब देखो बैक कार्बन की बात करते हैं। फ्रंट कार्बन हो गया, बैक कार्बन को हमेशा सर्कल से डिनोट करते हैं। फ्रंट का जो बैक कार्बन है उसको हमेशा सर्कल से डिनोट करते हैं। बैक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन एज इट इज, 3 हाइड्रोजन आप एज इट इज लगा दो। यहां 3 हाइड्रोजन अपने एज इट इज लगा दिया। अब ये ऐसा क्यों बनाया? अरे ऐसा क्यों चल रहा है? अब ध्यान दो, ऐसा क्यों हुआ? मैंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप डिफरेंट एंगल से देखोगे तो आपको दिख जाएगा प्रोजेक्शन। मैं अब यहां पे देख रहा हूं, यहां मेरी आई है, अपनी आंख को यहां ले जाके रखो। अब आप यहां से देख रहे हो, सॉ हॉर्स को ऐसे फील करना है। अब आप यहां से देख रहे हो तो क्या आपको ये फ्रंट कार्बन दिखेगा? और उसके जस्ट सीधे लाइन में पीछे बैक कार्बन पड़ा है। तो अगर आपको फ्रंट दिख रहा है तो बैक छुप रहा है। एक कार्बन यहां है, उसके जस्ट पीछे दूसरा कार्बन है, तो अगर आप यहां से देख रहे हो फ्रंट दिखेगा, बैक नहीं दिखेगा। तो फ्रंट दिख रहा है तो डॉट बना दो,
और बैक नहीं दिख रहा है, उसको दिखाने के लिए सर्कल बना दो। यहां से आओ फ्रंट व्यू। व्हाट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन? अगर आप सामने से किसी कंपाउंड को देखते हो, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। किसी में भी देखो, आप यहां से बैठ के अगर आप देख रहे हो, यहीं से देखो, यहां से अब अगर आप बैठ के देख रहे हो, तो यहां से देखोगे तो एक कार्बन का बॉल है, फिर सिंगल बॉन्ड दूसरे कार्बन का बॉल है ना? पहले कार्बन को देखोगे तो दूसरा कार्बन छुप जाएगा, ठीक बात है? तो पहले कार्बन जो दिख रहा है उसको डॉट से दिखाते हैं, और जो छुप रहा है उसको सर्कल से दिखाते हैं। इसको वापस बनाते हैं न्यूमैन को, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहां चला गया और यहां से मैं फ्रंट कार्बन को देख रहा हूं। अगर मैं यहां एक बॉल है, यहां एक बॉल है, मॉडल याद है? यहां एक बॉल है, यहां एक बॉल है, इससे 3 बॉन्ड बने और इससे भी 3 बॉन्ड बने। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो पीछे वाला बॉल छुप जाएगा क्या? तो जो दिख रहा है उसको डॉट से दिखाते हैं, फ्रंट कार्बन मतलब डॉट, जो दिख रहा है उसको डॉट से दिखाते हैं। अब फ्रंट कार्बन के पास क्या 3, मुझे उल्टा वाई दिख रहा है, फ्रंट कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, तो जो 3 हाइड्रोजन है उसको दिखा दो आप, फ्रंट कार्बन डॉट से 3 हाइड्रोजन है, दिखा दिया। कोई भी बना सकते हो भाई, टेट्राहेड्रल है। चलो उल्टा वाई बना दो, एक ही फिक्स रखो, कोई भी आप बना सकते हो। खैर अब देखो ध्यान से, अगर आप फ्रंट कार्बन देख रहे हो तो बैक छुप गया, जो छुप गया उसको आप सर्कल से दिखाते हो। छुप गया, अगर डॉट बनाएंगे तो नहीं दिखेगा, डॉट के पीछे डॉट छुप जाएगा। जो पीछे वाला कार्बन आप देख पाओ इसलिए वो ना छुप पाए, इसलिए आप सर्कल बना देते हो, बेसिकली मर्सिडीज बना देते हो। यही है ना, मर्सिडीज ही है वो। अब आ जाओ, मर्सिडीज बना दो आप। बेसिकली क्या करना है, जो फ्रंट कार्बन है वो दिख रहा है तो डॉट, जो नहीं दिख रहा है उसको दिखाने के लिए सर्कल। ठीक हो गया? दिख रहा है उसके 3 हाइड्रोजन थे, उल्टा वाई बना दिया। पीछे वाले के भी तो 3 हाइड्रोजन है, पीछे वाले के भी तो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ध्यान देना यहां उल्टा वाई है तो उसका उल्टा वाई है। भाई इसके भी उल्टा वाई बने हुए और इसका भी उल्टा वाई बना हुआ है, तो इसका जो बॉन्ड है उसके जस्ट पीछे ये बॉन्ड होगा, इसके लेफ्ट वाले के जस्ट पीछे वाला लेफ्ट होगा, इसके राइट के जस्ट पीछे वाला राइट होगा। तो अगर मुझे आगे वाला बॉन्ड दिख रहा है तो पीछे वाला छुप रहा है, अगर मुझे लेफ्ट वाला दिख रहा है तो ये वाला छुप रहा है, अगर मुझे आगे दिख रहा है तो पीछे छुप रहा है। शायद समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? एक बार वापस। अब इस व्यू से ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन पे आप उल्टा वाई इमेजिन कर लिया, बैक कार्बन पे भी उल्टा वाई इमेजिन कर लिया, ठीक है? सिमेट्रिकल एकदम आगे पीछे है। तो फ्रंट कार्बन आपको दिख रहा है तो क्या सामने से बैक दिख रहा है? तो फ्रंट दिख रहा है तो मैं इसको डॉट बोल दिया, और जो नहीं दिख रहा है उसको दिखाने के लिए सर्किल बोल दिया। फ्रंट का उल्टा वाई बना दिया मैंने, और बैक का उल्टा वाई क्या एकदम छुप जाएगा उसके पीछे, तो जो छुप जाएगा तो इसीलिए उसको छोटा बॉन्ड दिखाते हैं, और ऐसे दिखाते हैं, एज्यूम कराते हैं कि बस जस्ट पीछे पड़ा हुआ है उसके, छोटा बॉन्ड दिखाते हैं, छुप रहा है उसको छोटा बॉन्ड दिखाते हैं। ऐसे लग रहा है ना कुछ हाइड्रोजन से जस्ट पीछे कुछ है ना? तो ये होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन का मतलब फ्रंट व्यू, आप एकदम कंपाउंड के सामने से देख रहे हो, इसको सामने से देखो, ये दिखेगा छुपेगा, इसका बॉन्ड दिखेगा इसका बॉन्ड छुपेगा, क्योंकि एकदम एक दूसरे के जैसे। मान लो कोई जुड़वा भाई है, आगे पीछे खड़ा कर दो, तो जो आगे वाला है पीछे वाला छुप गया ना सारा कुछ, तो वही हुआ उसके साथ। आगे वाला तो सारे बॉन्ड दिख गए, सारे कार्बन दिख गए, पीछे वाले का सब कुछ छुप गया, कार्बन भी छुप गया, बॉन्ड भी छुप गया। तो पीछे वाला छुप गया तो सर्कल से दिखा दिए, और उसके बॉन्ड को छोटा दिखा दिया। छोटा मतलब दूर है, दूर है और छुप रहा है, छोटा है, दूर है, छुप रहा है। जैसे और बनाएंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, जो सॉहर्स प्रोजेक्शन है, दिस इज साइड व्यू। सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या है? कंपाउंड को साइड व्यू है। कंपाउंड को आप सामने से देखो, ये साइड व्यू है ना, ये कार्बन भी दिख रहा है, ये कार्बन भी दिख रहा है, ये कंपाउंड इधर से देख रहे हो आप, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसके भी उल्टा वाई दिख रहा है, इसका भी उल्टा वाई दिख रहा है, राइट? तो आपके पास सॉहर्स है। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसा कर दिया तो ये न्यूमैन हो गया। ये कंपाउंड ऐसा था, नॉर्मली ये कंपाउंड ऐसा था, कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये सामने से दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो साइड व्यू। लेकिन ये नॉर्मल बस 3D समझाने के लिए बताया है। बोलता है कि इसको क्या करो, सीधा वाले कंपाउंड को ऐसे देख लो। ऐसे क्यों देखते हैं? टिल्टेड में ज्यादा 3D दिखता है। टिल्टेड जब आप बना दोगे तो अच्छे से 3D विजुअलाइज हो रहा है, यहां पे उतना 3D विजुअलाइज नहीं होता है, अच्छे से 3D विजुअलाइज हो रहा है। इसमें क्या है, एकदम ऐसा लग रहा है बॉन्ड बने हुए 2D वाला। बट आप जब यहां बना रहे हो
तो आपको लग रहा है कि ये पीछे जा रहा होगा और ये आगे आ रहा है, ये पीछे जा रहा होगा और ये आगे आ रहा है। तो साइड व्यू जब आप बनाते हो, ये कंपाउंड का साइड व्यू है, ये कंपाउंड का साइड व्यू है। इसी कंपाउंड को जब आप फ्रंट से देख रहे हो तो क्या हो गया, न्यूमैन। ये कंपाउंड का साइड व्यू है ऐसे, और इसी कंपाउंड को जब आप सामने से देख रहे हो, व्हाट इज दिस, न्यूमैन। और इसी कंपाउंड को जब मैं ऐसे कर दूंगा तो दैट विल बिकम फिशर। आगे पढ़ा आपने फिशर, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ा है ना। फिर से देखो, ये नॉर्मल कंपाउंड है, सामने से देख रहे हो, कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन सबको दिख रहा है, हाँ है ना। मैंने इसी बॉन्ड को बस ऐसे कर दिया, ये सॉहॉर्स हो गया, ठीक है। अभी भी कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन सबको दिख रहा है। अब मैंने इसी कंपाउंड को ऐसे घुमा दिया है, फ्रंट व्यू, आगे पीछे, आगे वाला दिख रहा है, पीछे वाला छुप रहा है। आगे वाला कार्बन भी दिख रहा है, बॉन्ड भी दिख रहा है, पीछे वाला कार्बन भी छुप रहा है, बॉन्ड भी छुप रहा है। तो जो छुप रहा है उसको सर्कल, और जो बॉन्ड छुप रहा है उसको छोटा बॉन्ड दिखा दिया, ठीक है। अब इसी कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब मैं ऐसे दिखाऊंगा तो फिशर हो जाएगा। फिशर आपको दिखा था ना, वर्टिकल कर देते थे, तो फिर वो भी प्रोजेक्शन ही है फिशर। ये आगे पढ़ाऊंगा जीआई में, अभी उसका कोई काम नहीं है। अभी काम आपको बस न्यूमैन का आएगा। सॉहर्स कोई नहीं पूछता, 3D नॉर्मल कोई नहीं पूछता, सॉहर्स पूछता है। तो बेसिकली आप समझना, कंपाउंड ऐसे है तो नॉर्मल 3D, कंपाउंड ऐसे है तो सॉहर्स, कंपाउंड सामने से देख लोगे न्यूमैन, कंपाउंड को पलट दोगे फिशर हो जाएगा। कितना अमेजिंग है। तू खींच मेरी फोटो, जिधर से खींचना है खींचो, कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन बन जाएगा। सामने से 3D, ऐसे सॉहर्स, सामने न्यूमैन, ऐसे पलट दू तो फिशर। और कोई एंगल बनाने की कोशिश करोगे आइडेंटिकल बन जाएगा। इसीलिए 4 ही प्रोजेक्शन है, नॉर्मल 3D, सॉहर्स, न्यूमैन एंड फिशर। इसके अलावा कोई प्रोजेक्शन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जल्दी से बना लो, फिर मैं प्रोपेन का बनवाता हूं, ब्यूटेन का बनवाता हूं और क्लियर करवा दूंगा। अभी टेंशन मत लो, 4 क्वेश्चन में लगाओगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। हो गया, करें आगे। आपको पार्किंग में गाड़ी हटानी है क्या? मैं किसी को भेज देता हूँ, हिमांशु को भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है, भिजवा रहा हूँ। हो गया। प्रोपेन का बनाते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनाते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का प्रोजेक्शन, तीनों प्रोजेक्शन में प्रोपेन का बनवाऊंगा आपसे। अब प्रोपेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा दिखता है ध्यान से देखना बोर्ड पे। प्रोपेन ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3, CH2 और ये CH3, प्रोपेन ऑर्गेनिक कंपाउंड यही है। अब इसका मुझे 3 प्रोजेक्शन बनाना है, नॉर्मल प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो मैं नॉर्मल प्रोजेक्शन बना रहा हूं, लेकिन प्रोजेक्शन के लिए क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि कौन से बॉन्ड के अराउंड कंफर्मेशन हो रहा है। कंफर्मर के लिए फिक्स था ना कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, 3 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कराए ना क्वेश्चन, 3 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड होना चाहिए।
तो मुझे बताना पड़ेगा किस बॉन्ड के अराउंड कंपाउंड को घुमा रहा हूं। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड घुमा रहा हूं, यहां दोनों सेम है, चाहे इसको घुमाओ चाहे इसको घुमाओ, बात एक ही है। इसलिए मैंने एक कोई बना दो, यहां पे मैं कंफर्मेशन घुमा रहा हूं। सर ये एरो का मतलब इस बॉन्ड के अराउंड घूम रहा है। जिस बॉन्ड के अराउंड घूम रहा है, क्वेश्चन में दिया होगा कहां से घुमाना है, क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है C1 C2 बॉन्ड के क्रॉस कंफर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। C1 C2 बॉन्ड के क्रॉस कंफर्मेशन हो रहा है, लिख लीजिए कन्फर्मर्स कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म, conformational isomerism across C1 C2 bond, C1 C2 bond। आप यहां पे देखो कि C1 C2 हो या C2 C3 हो, बराबर ही आएगा भाई। C1 C2 में भी ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन होगा, C2 C3 करोगे ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन होगा, सेम ही रहेगा। आप एक बार करके बताता हूं फिर आपको फील आएगा। देखो जहां से भी आपको रोटेट करना है, स्टेप नंबर 1 फ्रंट और बैक कार्बन मार्क कर दो। जहां से भी आपको रोटेट करना है, इसको फ्रंट बोल दो, इसको बैक बोल दो, कोई भी आप फ्रंट कोई भी बैक बोल दो। ऐसा बना लो कि लेफ्ट वाले को फ्रंट बोलना है, बैक राइट वाले को बैक बोलना है। लेफ्ट को फ्रंट बैक। अब नॉर्मल 3D प्रोजेक्शन है, लेफ्ट में फ्रंट लिखा, राइट में बैक लिखा। फ्रंट से क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन। फ्रंट से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, 3D दिखाने के लिए उल्टा वाई कर दो। फ्रंट से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए उल्टा वाई कर दिया। बैक में क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। बैक वाले से 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल जुड़ा है, यानी कि बैक में 1 मिथाइल और 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। बोलो क्लियर है। मैं सेम कंपाउंड को देखना ऐसे बना सकता हूं क्या, ये उल्टा वाई किया HHH। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो तो ये सही है गलत है। CH3 लिखो या Me लिखो, दोनों एक ही बात है। CH3 मिथाइल, Me इज ऑल्सो मिथाइल, दोनों सेम है। अब इसका मैं सॉहर्स बनाना है। सॉहर्स में क्या करना है, बस कार्बन कार्बन बॉन्ड को इंक्लाइन कर देना है। ये जो फ्रंट कार्बन है और ये जो बैक कार्बन है, समझ के देखो, क्या इसको मैं इंक्लाइन कर दूं तो काम हो जाएगा। फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन, उल्टा वाई कर दिया। बैक कार्बन से क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। जनरली बल्कि ग्रुप को ऊपर रखते हैं, जस्ट रख तो कहीं भी सकते हो, बट जो बड़ा ग्रुप है बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप का मतलब जिसका साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है, बड़ा ग्रुप है, उसको जनरली हम ऊपर रखते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। चाहे तो कहीं भी रख सकते हैं, कन्वीनियंस के लिए ऊपर रखते हैं। अब देखना ध्यान से, ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। अब मुझे न्यूमेन बनाना है, तो मैं यहां से देखना स्टार्ट करूंगा। तो क्या फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखाते हैं, क्या क्या जुड़ा है डॉट से, 3 हाइड्रोजन। और बैक कार्बन को क्या सर्कल से दिखाते हैं, तो बैक कार्बन को मैंने सर्कल से दिखाया। अब बैक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, बैक कार्बन से 1 मिथाइल और 2 हाइड्रोजन जुड़ा है क्या, और बैक कार्बन को छोटा दिखाते हैं क्या। यही बन गया न्यूमैन। आसान है, बहुत आसान है। हाँ, रोटेशन का मतलब है कि उसके अराउंड में कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म बताया था कि 2 कार्बन है, किसी एक को फिक्स करोगे, दूसरे को रोटेट करोगे, ठीक है। तो अभी मैं केवल प्रोजेक्शन बना रहा हूं, अभी मैं कंफर्मर नहीं बना रहा, अभी मैं रोटेट नहीं कर रहा, अभी मैं केवल एक व्यू दे रहा हूं कि 3D में कैसा दिखता है। दिस इज नॉट प्रोजेक्शन, दिस इज नॉट आइसोमेरिज्म, दिस इज प्रोजेक्शन ओनली। ये केवल स्ट्रक्चर है, कंफर्मर नहीं है। अरे 3 के बाद 4 पे आ रहा है, 4 के बाद 5 पे आएंगे। ये हो गया, हो गया ना। छुट्टी में मोतिहारी नहीं जाते अब, काफी दिन से मोतिहारी में चिल नहीं हुआ यार। वही कल मैं गया था मोतिहारी, चिल करने नहीं गया था। कल आप लोग पता नहीं कैसे अपने लाइफ को लेते हो, कल गुरु पूर्णिमा थी और मेरे लाइफ के सबसे बड़े गुरु मेरे मम्मी और पापा हैं, तो मैं मिलने गया था जस्ट टू शो देम अफेक्शन, एक प्यार, एक मोहब्बत
कि हाँ मैं मानता हूं कि आप मेरे लाइफ के सबसे बड़े गुरु हो और हैं। टीचर्स ये सब बाद में आते हैं, सबसे पहले मम्मी और पापा, यही लाइफ के गुरु हैं, राइट। तो ये आपको मानना चाहिए। आपने मुझे, आप बता देता हूं, इतने जितने भी लोग हैं, एक भी अपने मम्मी पापा को कल थैंक यू या कुछ ऐसा नहीं बोला होगा, ये लिख के देता हूं। इतने बदतमीज आप हो चुके हो, अरे मैं मानता ही नहीं तुम बोले होगे, इतने बदतमीज आप हो। बट और एक और चीज, मेरे जो टीचर रहे हैं, पहले मम्मी पापा से मिला, फिर मैं टीचर से फोन किया था। मेरे टीचर, मैं क्यों टीचर बना आपको कभी बताया नहीं बताया? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, यू ऑल गाइज नो, आप सबको पता है, एनवी सर को जानते हो आप? एनवी सर को जानते हो? नितिन विजय सर जो, एनवी सर इज माई टीचर बाय द वे। एनवी सर इज माई टीचर एंड इट टेक्स गट्स टू से, कंपटीटर का नाम लेना गट्स होता है, बट जब गुरु की बात है, जब इनकी बात है, तो मैं ये सब नहीं देखता। तो एनवी सर मतलब बहुत इंस्पिरेशनल रहे हैं मेरे लिए, बहुत लाइफ को मेरी बदल दिया उन्होंने। ठीक है, मैं बहुत कहीं ऐसा बैठता था क्लास में कोटा में जाके कि टीचर की नजर से नजर ना मिल जाए बस आज, इतना छुप के रहता था मैं, इतना डर लगता था कि यार कोई टीचर पूछ लिया तो कैसे होगा। तो एकदम कॉर्नर में बैठता था, पिलर विलर के पास में, ताकि, और ऐसे करके बैठता था, आगे वाले से ऐसे ऐसे दिख ना जाए, है ना, क्योंकि क्लास वहां लंबी होती है तो नहीं दिखते हैं जनरली। आप जैसे B2 में है, नहीं दिखेगा पीछे, नजरों में नजर नहीं मिल पाती, ये तो फिर भी कंट्रोल्ड बैच है, तो यहां तो दिख जाता है, बट मैं वैसे ही था, नहीं दिखता था। तो एक दिन 2014 में मेरे पास YouTube, मतलब घर वाले पहले से ठीक ठाक रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को पहली बार, दीदी की शादी हुई थी, तो शादी में क्या होता है, दिखाने के लिए गिफ्ट विफ्ट बड़ा मिलता है ससुराल वालों की तरफ से, और लड़की के भाई को बड़ा प्रायोरिटी मिलता है ना। जब आप पहली बार उनके घर जाते हो तो लड़की के भाई को बड़ा प्रायोरिटी मिलता है, तो मुझे भी प्रायोरिटी मिली। तो मुझे, और जहां दीदी की शादी हुई थी तो वो बड़ा अच्छे, वेल टू डू फैमिली थी, बड़े अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने मेरे को मोबाइल गिफ्ट किया सैमसंग का, जिसमें पहली बार स्क्रीन टच जस्ट हुआ ही था, आया ही था, 14 में स्क्रीन टच आया था। उस समय वो इस टाइप का मोबाइल आया करता था, आपको अगर याद हो तो, सांप की तरह कुछ इस टाइप का फोन आया करता था, याद है? नोकिया का ऐसा बहुत, मतलब अगर ये फेंक के कोई मार दे तो बेटा 3-4 दिन तक नील नहीं जाएगा, है ना, ऐसा ठोस ऐसे ईंट सा होता था। तो एक होता ना, मतलब तो वो मेरे पास था, ठीक है। तो उसमें मैंने YouTube देखा पहली बार 2014 में, उस समय बस YouTube इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो YouTube आया था 2014 में। पहली बार मैंने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी थी, ठीक है, मोटिवेशन, है ना। आप लोग भी होता है ना कि लाइफ में जब अच्छा नहीं चल रहा है तो कुछ खोजते हो अपने आप को, तो उस समय संदीप माहेश्वरी की एक स्टेडियम वाली वीडियो आई थी, अनस्टॉपेबल, अगर आपने देखी हो, देखिए, उसमें चिल्ला के बोलता है आसान है ना। वो वीडियो ने पता नहीं क्या तो इम्पैक्ट छोड़ा मेरे ऊपर। आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और मेरे लिए उससे पहले मोटिवेशन और ये कुछ नॉलेज नहीं थी। वो वीडियो ने सही में बहुत बहुत इम्पैक्टफुल है। मतलब मैं कभी, सपना है कि मैं संदीप माहेश्वरी से मिलूं और ये बात बताऊं। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत छोटी चीज आपके लाइफ में बड़ी इंपैक्ट डाल देती है। तो वो वीडियो देखा, और मेरे को क्लास में कुछ नहीं आ रहा होता था, एकदम पीछे नजरें छुपाना, है ना, शीट को देख के डर लगता था, है ना, मैं जहां सोता था उससे कहीं दूर रखता था मॉड्यूल को, मेरी नजर ना आ जाए, नींद खराब हो जाएगी, ठीक है। होते ही नहीं थे भाई, पहला क्वेश्चन पलटा लो, ये तो समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या है, फिर बंद कर दिया, फिर ठीक है भाई ये अपने बस का नहीं है। तो वो आसान है, फिर अपने आप को एक्सप्रेस करो, कमी है तो उस पर दूर करो, बहुत सारी चीजें उसमें हुई उन वीडियो में, और मैंने एक एक लाइन याद कर रखा था, मतलब मेरे को याद हो गया था, इतना कंसंट्रेशन से देखा था, पूरा अनस्टॉपेबल देखा है मैंने, ठीक है। मेरे को पूरा एंगल याद है कि इस एंगल से कैमरा जा रहा है, इस एंगल से कैमरा जा रहा है, ऊपर से कैमरा आ रहा है, सब याद है मेरे को, बहुत कंसंट्रेशन देखा, 2-3 बार देखा। और फिर मैं एनवी सर की क्लास में बैठता था, मजे आते थे मुझे फिजिक्स पढ़ने में, इसीलिए जब मैंने पहली बार टीचिंग करना स्टार्ट किया था, फिजिक्स पढ़ाने गया था। तो एनवी सर की क्लास में मैं सोचा कि आज मैं फेस करूंगा, जो हो आज हो जाए, राइट। एनवी सर क्लास से बाहर निकले, और मैं नहीं, कुछ ऐसे आसान नहीं है। मैं एनवी सर क्या होते थे, बच्चों को डाउट बताया, फिर केबिन में चले जाते थे। उस समय पुराना मोशन हुआ करता था, पुरानी बात है, अब तो डिफरेंट हो गया। अब तो एनवी सर पढ़ाते ही नहीं है, पिछले 4 साल से नहीं पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ाते, वो एक चैप्टर पढ़ाते शुरुआत वाले बस। तो अब हो गया, उनका एज हो गया यार, काफी पढ़ा दिया उन्होंने। तो हुआ क्या कि
उन्होंने सब पढ़ा वढ़ा के खत्म किया और मैंने मोटिवेशन से फुल था, संदीप माहेश्वरी पूरा भरे हुए थे, है ना। मुझे था कि आज लाइफ का डिसीजन पॉइंट है भाई, आज अच्छा करना ही है कुछ, है ना। और मैं गया, केबिन खोला और मैं फट पड़ा, बहुत रोया, मैं बहुत रोया। एनवी सर ऐसे स्टंड हो गए कि हुआ क्या है इसका, है ना ऐसा। क्योंकि मेरे को अब ये था, मैं बोलने गया था बहुत हिम्मत से। जब आप ऐसे इंसान को देखते हो जो आपका आइडियल है, तो आप बोल नहीं पाते हो, तो आउट ऑफ डर में रो पड़ा, बहुत बुरा। मतलब मैं बहुत छोटा था उस समय, और वो गुरु पूर्णिमा है तो पूरा रिकॉल हुआ है मुझे, तो मैं बता रहा हूँ बस आपको। तो बहुत बुरी तरह मैं वहां पे, और कम से कम आधे घंटे लगे उनको मेरे को शांत करने में। उनकी क्लास थी, उन्होंने छोड़ दिया। और एनवी सर जैसा इंसान आपको नहीं मिलेगा, ही इज ट्रूली ए गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत सही इंसान है। आप लोग रील में, वीडियोस में कुछ और देखते हो, है बहुत बेटर इंसान, बहुत बेटर। मतलब वैसा इंसान नहीं देखा। बाद में वो जो फिजिक्स का टर्म है वो किसी और ने ले लिया ड्यू टू सम रीजंस, बट एक्चुअल फिजिक्स टीचर ही इज देयर। आप बिलीव करो, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे टीचर्स बनाए हैं ना, कितने अच्छे टीचर बनाए, आप मान नहीं सकते। ठीक है, या तो उनका स्टूडेंट एक है जो रैंक तो कोई छापता है, बट पढ़ते फिजिक्स में AIR 1 वाले उन्हीं से थे सब। रैंक कोई और छापता है, कोचिंग में कहीं और नहीं, बट पढ़ने आते थे उन्हीं से। और उनका एक टीचर है जो IIT में, उनका एक स्टूडेंट है जो IIT में AIR 1 है, एडवांस में, मतलब मेंस में भी AIR 1, एडवांस में भी AIR 1। उसने IIT छोड़ दिया, NIT छोड़ दिया, सीधा गया रिसर्च में, फिजिक्स का रिसर्च में। इतना इंटरेस्ट डेवलप कर दिया उन्होंने। IISc आपने नाम सुना होगा, बैंगलोर। फ्रॉम देयर ही इज डूइंग रिसर्च। और उसके बाद वो फॉरेन चला गया, जर्मनी चला गया। तो नाम भी सुना होगा आपने, चित्रांग बुडरिया, सुना है? नहीं सुना है? जेई एडवांस का रैंक 1 होल्डर है। खैर, वो बात तो अलग है। बट मैं एनवी सर को बहुत कॉपी करता था। मैं, मतलब मेरे लाइफ का एक ही मोटिव था कि मुझे बनना है तो एनवी सर जैसा। फ्रॉम आई थिंक क्लास 10th 11th, जस्ट 11th क्रॉस ही हुआ था तब। 11th में एनवी सर नहीं पढ़ाते, 12th पढ़ाते हैं। तो 12th का जो पहली लेक्चर लगा था, मुझे लगा यार ये क्या सही इंसान है। मतलब वो आज भी पढ़ाते हैं ना, तो वो शूज वूज उतार देते हैं, आराम से फ्री होके पढ़ाते हैं। आज भी मानना है उनका कि स्टेज इज माई, मेरा रिलीजन है, मेरा यही धर्म है, मेरा यही मंदिर है, मेरा यही मस्जिद है। आज भी वो पढ़ाएंगे, देखना शूज वूज बाहर उतार के आते हैं। उसके बाद हाँ, मेरे को कॉपी करने का आदत था, उनको कॉपी पेस्ट करना। तो सुनो, मैं भी शुरुआत में किया, बट मुझे पता लगा कि यार ये बहुत रफ सरफेस है। तो फिर मैंने करना बंद कर दिया। उनके तो क्या होता है, वो वाले बने होते हैं प्लास्टिक, वो लकड़ी के प्लाई वाले, तो दैट इज कंफर्टेबल। दिस इज नॉट कंफर्टेबल। पैर दर्द स्टार्ट होने लगा था, नहीं होता है उससे। खैर, अब आइए दूसरा। एनवी सर ने एक वॉच पहनी थी, बड़ी ब्रांडेड, है ना, बहुत शौकीन आदमी एनवी सर। तो एक ब्रांड वॉच पहनते थे, और उनका पहले आता था वॉच ऐसे करते थे और फिर यहां से उतारते थे, फिर ऐसे रखते थे, राइट। और मैं वॉच ले नहीं सकता था उतना महंगा, तो मैंने क्या किया, गया उसका 3rd 4th कॉपी खोजा दुकान में। ठीक है, क्योंकि बस मुझे कॉपी करना था, मुझे उनके तरह बनना था, पागलपन थी एक, है ना। तो होता है ना फैन मोमेंट, कि आप शाहरुख खान को देखते हो, अरे पागल हो जाते हो। मेरे लिए सब वही थे। ठीक है, तो अब मैं 4th 5th कॉपी लिया, स्टील कलर की आती थी वो, और मैं 4th 5th कलर की, और वो थोड़ा टेढ़ा करके पहनते थे, यू नो, स्टाइल में। तो मैंने भी एकदम स्टाइल में यूं करके मैं एंट्री ले रहा हूँ क्लास में, और सर ने देख लिया। ठीक है, और ये रोने धोने के 3-4 दिन की बात है, बस समझ लो। तो तो और उन्होंने देख लिया, और उनको पता चल गया था कि ही इज कॉपिंग मी एंड ही इज ट्राइंग टू बी लाइक मी। और उनको ठीक था कि अच्छा है, कोई बुरा थोड़ी कर रहा है, आप किसी का मर्डर थोड़ी कर रहे हो, आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। एनवी सर की वो आदत थी कि वो आते थे, शर्ट का पहले एक बटन खोलेंगे, ऐसे करते थे, ठीक है, और फिर पढ़ाते थे। जस्ट मैं पूरे 3-4 साल कॉलेज तक शर्ट का बटन नहीं लगाया ऊपर वाला, आज, जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग दैट। ठीक है, उसके बाद मेरे को बहुत पसंद आते, बहुत। मैं फिजिक्स इतना पढ़ा, मतलब मुझे आज भी बस आधे 1 घंटे चाहिए, एक चैप्टर में पढ़ा सकता हूँ आपको, ही इतना डेप्थ घुसा हुआ है अंदर। तो वैसे ही रहा, बहुत मजेदार रहा। तो कल मैंने उनको फोन किया, मम्मी पापा से मिला, फिर फोन किया। वो मेरे फैमिली सबको जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं। तो मैंने जब पढ़ाने स्टार्ट किया, तो सबसे पहला एनवी सर ने कॉल किया था कि आप आ जाओ। और मर्सिडीज की कहानी बताता हूँ। एनवी सर थोड़े दिन के लिए बीच में मर्सिडीज रखे थे, थोड़े दिन के लिए, उसके बाद उन्होंने हटा दिया, दूसरी कार ले ली उन्होंने। उनको फॉर व्हाट सो एवर, उनकी वाइफ चलाती है वो मर्सिडीज, वो अलग कार से चलते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने देखा मर्सिडीज, और मेरे दिमाग में उसी समय छप चुका था कि एनवी सर चलाते हैं ना मर्सिडीज,
मेरे पास एक होनी चाहिए, राइट। फिर वो थोड़े दिन के लिए रखे थे, मैं बहुत दिन के लिए रखा हूं अब, राइट। तो 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 सारी चीजें जो भी हैं आप देखते हो, पढ़ाना, डिलीवर करना, सिखाना, पोलाइट होना, सबसे बड़ी चीज जो दिया उन्होंने, पोलाइट हो जाना। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं किसी को डांट के बात नहीं करता, किसी से बहुत आर्गुमेंट में बात नहीं करता, बहुत हीटेड कभी नहीं होता। इट इज बिकॉज ऑफ हिम। मैंने कभी नहीं देखा उनको बहुत ज्यादा मतलब चिल्लाते हुए किसी पे, बहुत ज्यादा वो करते हुए। हाँ, अगर आप गलत कर रहे हो तो उतना ही वो करते हैं, क्योंकि आपको सीधे रास्ते पर उनको लाना फर्ज है। तो वो बहुत आया मेरे अंदर, पोलाइटनेस। मैं बहुत रूड था पहले, किसी से सर चलो हटो, आगे बढ़ो, बहुत नॉर्मल बात नहीं करता था। बट वो पोलाइटनेस आई। फिर जब भी आप सोचो, इंटर्नशिप मिलता है 2.5 महीने का, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, बीच में 2.5 महीने का इंटर्नशिप मिलता है। तो इंटर्नशिप में जनरली एक्सपेक्टेड होता है कि आप कंपनी में जाओगे, ट्रेनिंग करोगे। मैं एनवी सर के जाता था ट्रेनिंग करने, तो मैं उनको बस देखता था कैसे कर रहे हैं, क्लास में एंट्री लेना, एग्जिट लेना, बैठना, वो उनके सब कुछ मैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव कॉपीड। ठीक है। तो एक गुरु पूर्णिमा में गुरु का इतना बड़ा रोल होता है, राइट, कि आपकी लाइफ यहां से सीधा यहां बदल सकती है। एंड द सेकेंड, अनस्टॉपेबल वीडियो ने भी बहुत कमाल किया है मेरे लिए, तो फॉर मी एटलीस्ट। कभी कभी पता नहीं ना कौन सी बात आपको टच कर जाए, कौन सी बात लग जाए। इसीलिए जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं तो मैं बोलता हूं, शायद एक बच्चा कोई देख रहा होगा जिसका आज आज ये उसका जो लाइफ है ना वो बदल जाए, शायद एक लाइन कोई हिट करेगी। लेकिन अगर आपको सीरियस होना पड़ेगा पहले तो, इफ यू आर सीरियस, इफ यू आर कंसिस्टेंटली ट्राइंग, या मेरे को अच्छा करना है, तो आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिल ही जाएगा। कंसिस्टेंटली ट्राइंग होना चाहिए। तो चलो, गुरु पूर्णिमा में मैंने वो किया है कल उनसे, एनवी सर से, और आज भी एनवी सर बोलते जब तुम थक जाओ सब जगह पढ़ा उड़ा के, तो यहीं आना है तुमको वापस, क्योंकि वो मेरे लिए एक घर है, दूसरा घर है। तो अच्छा है। और एनवी सर ने एक और बात मैं बता दूं कि मेरे को बहुत अच्छी जगह से निकाला था उन्होंने। कोटा में मैं जब पढ़ा रहा था 2020 में, तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वहां पे कोटा में। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को बोला कि चाय, नाम नहीं ले रहा, तो उन्होंने बोला कि चाय पे मिलते हैं। तो चाय पीने में क्या दिक्कत है, मिलना है, मिलते हैं, दोस्ती बनाते हैं। तो मैं चाय पे गया, और चाय का टाइम था रात के 11 बजे। एक 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 3 स्टार होटल है, और एक वो है, तो कोटा से थोड़ा सा बाहर, मतलब लाइक कोटा कोचिंग है, उससे 5-7 किलोमीटर दूर एक बहुत पुरानी महल वहल में बनी हुई है वो होटल, अच्छी होटल है वो। तो उस समय उन्होंने बुलाया मेरे को, 2020 की बात है, कोरोना से पहले की बात है, जनवरी का दिन है, पूरा एकदम ठंड वंड में, 11 बजे रात में मेरे को बुलाया, मैं चला गया। जनरली मीटिंग्स ऐसे ही होती हैं, बड़े हो गए तो पता लगेगा, अगर कोई सीक्रेट मीटिंग करनी है, कोई किसी को नहीं बताना है, तो आप रात में कहीं होटल में भी लेते हो। तो रात में गया, और जब मैं होटल में गया तो मैंने सोचा कि चाय पियेंगे, खाना खा लेंगे, डिनर कर लेंगे, और ज्यादा क्या होगा, फिर चले आएंगे। और बड़े इंसान कोई बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं गया, तो फिर मुझे, जब मैं गया तो आपकी गेट खोलने के लिए 2 बॉडीगार्ड, आपको कवर करने के लिए 2 बॉडीगार्ड, मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है यहाँ। ऐसे तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट क्यों ही मिलेगा। और मैं उस समय बहुत ठीक टीचर था, बहुत मतलब नॉमिनल, कोटा में नाम हो गया था, बट इतना भी नहीं हो गया था कि हाँ लोग जानने लगे, कोटा के बच्चे जानने लगे थे। तो मुझे पता चला कि वो पूरा फ्लोर बुक है मेरे लिए, होटल नहीं, पूरा होटल का फ्लोर बुक है, रूम नहीं, फ्लोर बुक है। उस फ्लोर पे 5-6 कमरे हैं, और मैंने कहा मेरे को कबड्डी थोड़ी खेलना है कि यहां से यहां करेंगे। फ्लोर पे 2 लोग थे, मैं और एक और इंसान। उन्होंने बोला कि सर, उन्होंने जल्दी जल्दी से कॉफी वॉफी मंगाया, सर मेरे को निकलना है देखिए, है ना, और एक घर से बड़ी अर्जेंट फोन आ गया है, एक काम करिए सर, हम चाहते हैं आप हमारे साथ ही काम करिए, ठीक है, और कल से ही करिए। और ये 2 लोग यहाँ हैं, वो दोनों लोग वही थे जो बॉडीगार्ड मुझे कैरी कर रहे थे, एक उस गेट पे और एक इस गेट पे। मैं निकल नहीं सकता हूं, ठीक है। उन्होंने बोला ये 2 लोग यहाँ हैं, आप आराम से सोचिए सर, पूरा रूम आप ही का है, ठीक है। 4 बजे तक आप समय ले लीजिए, 11 बजे मैं मिल रहा हूँ, 4 बजे तक 5 बजे तक आप समय, सुबह बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से। मैंने बोला कि सर मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं जहां काम कर रहा हूँ वहीं कंटिन्यू करूंगा, मुझे नहीं करना है। फिर उन्होंने बहुत तरीके के बताया, सर आपका फेवरेट बैंक कौन सा है, उस फेवरेट बैंक का ही चेक देंगे आपको। फिर चेक देके लिखते, बोलते हैं कि सर इसमें ना ये लिमिट नहीं है कोई, ये ले लीजिए सर, अपनी मर्जी के हिसाब से भर लीजिए। ये था 2020 में, अपनी मर्जी के हिसाब से भर लीजिए सर, और इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई जानेगा भी नहीं, आप और हम जानेंगे, और फिर कल से आप
आ जाइए हमारे यहाँ। ये होता है जनरली। मैं बच्चा था तो मैं सुनता था कि आपको एक किडनैप टाइप का कर लिया जाएगा, ना इधर से आप बॉडीगार्ड को निकल सकते ना इधर, और इतने बड़े बड़े थे, मैं जाता तो ऐसे उठा के रख देते, चलो वापस, ऐसे ही था। तो फिर मेरे को क्या, मेरे पास फोन था तो मैंने फोन पे एनवी सर को मैसेज किया कि सर आई एम स्टक और मेरे को यहाँ से निकलना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर एनवी सर ने उस इंसान को फोन किया, फिर वहां से उन्होंने मेरे को निकलवाया। अदरवाइज फोर्सफुली ही मेरे को करना ही पड़ता। ऑप्शन क्या है, आपको कोटा में रहना है तो आपको करना पड़ेगा, आप जा नहीं सकते। 4 बजे के बाद फोन आता कि सर ठीक है 8 बजे का समय ले लीजिए, कोई बात नहीं थोड़ा और सोचो। मैंने यही बोला था कि घर पे मुझे बात करना पड़ेगा, बात कीजिए सर, 4-5 घंटे बात करिए आराम से, ये फ्लोर आप ही का है ना। तो ऐसा हुआ था। फिर एनवी सर ने मुझे वहां भी बचाया, मतलब ही हैज सेव्ड, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द सारी चीजें। जब एक होता है ना एक अच्छे इंसान से आपका कनेक्ट हो जाता है, तो ही इज लाइक अ गॉड फिगर फॉर मी, कि भगवान आते हैं ना, मतलब आपको इनडायरेक्टली आके हेल्प कर रहे हैं किसी के फॉर्म में। तो वैसा है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ये बड़ा जरूरी था आपको बताना कि आपको पता नहीं है कब किसने कौन से दिन किस टाइम पे लाइफ चेंज करेगा। अगर आप सीरियस हो तो आप पकड़ ले जाओगे उस चीज को, नॉन सीरियस रहोगे तो पता नहीं ना, ठीक है आगे से निकल जाओगे। बड़ा अच्छा कहानी होता है कि एक पत्थर रखा हुआ था, मतलब एक बहुत गरीब इंसान था जो बोलता हमेशा ऊपर वाले से बोलता रहा, यार ऊपर वाले आपने क्या किया क्या किया, मेरे को तो आज कुछ नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं दिया आपने। तो उसके बगल में पत्थर रखा हुआ था, मतलब बहुत नॉमिनल सी कहानी है। फिर जब वो आगे बढ़ा थोड़े दिन बाद, पीछे से एक आदमी आया, बोला कि यार सोने का पत्थर किसने रख दिया। आप समझे बात को, आपके आसपास ही से सॉल्यूशन होता है। आप देखो, आप दिखोगे या तो पत्थर दिखेगा, बहुत सीरियसली देखोगे तो दिखेगा यार इसमें सोने का पत्थर है, कुछ तो है इसमें। कहने का मतलब सॉल्यूशन आपके आसपास है, नेचर सब वेट कर रही है, आप सीरियस हो जाओ, बस हार्ड वर्किंग हो जाओ और सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, बस आपके आसपास ही है। यू हैव टू फाइंड इट आउट। और थोड़ा बोल्ड हो जाइए, सर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, हो रहा है तो हो रहा है ना, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, उस पर काम करते हैं। एनवी सर ने मुझे बड़ी क्लियर लाइन बोली थी, देखो तुम्हारा, तुम बिहार, मतलब बिहार से पढ़ के गया था मैं, तो हॉस्टल में रहा था, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई थी। उन्होंने सिंपल बोला देखो 1 साल में तुम्हारा नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा। तो मैंने 3 ड्रॉप लिया हुआ है, एक 12th के साथ, एक उसके बाद, और उसके बाद। क्यों, वीक बैकग्राउंड का था, नहीं समझ आ रहा था चीजें, 3 साल लगा मुझे समझने में। 3 साल बाद मैं अच्छा हो गया था, 3 साल बाद मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। फिर मैं AIEEE वगैरह क्रैक कर दिया, बट मेरे को लगा समय। उन्होंने बड़ी क्लियर बोला ऐसा लगेगा, या तो आप छोड़ दो अब वापस जाओ तो कोई नॉमिनल जिंदगी जी पाओगे, या तो आप 3 साल करो, एक ही 2 ही ऑप्शन है। तो वही था, वो सुन के, वो समझ के फिर हमने वैसे ही किया कि ठीक है लगेगा समय। और मैंने 3 ड्रॉप क्यों लिया, क्योंकि IIT में 3 ही मिलता है। चलो, क्योंकि मैं अगर मौका मिलता तो और स्ट्रॉन्ग कर पाता। चलो नेक्स्ट। तो इतना मतलब बता रहा हूं कि फ्रॉम दिस लेवल टू दैट लेवल जर्नी है, जर्नी है, जीना होता है, मजा आएगा। जब आप ऊपर आ जाओगे तो जब आप नीचे देखोगे यार मैं वहां से आया हूं, वो जो सुकून होता है ना, वो सुकून बहुत अल्टीमेट है, ठीक है। और वो आपको दिखेगा, आपके पेरेंट्स को सबसे पहले, आपके पेरेंट्स की आंखों में सबसे पहले दिखेगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स देखते हैं ना आप किस लेवल पे हो, है ना। फिर आप जब ऊपर पहुंच जाते हो तो वो बड़े प्राउड फील करते हैं कि यार, मतलब अब मैंने एक वर्ड सुना था कि होते हैं ना पापा के दोस्त लोग आपस में बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं किसी फेस्टिवल में, किसी दिन भी। तो मेरे पापा शौकीन है कि उनके पास 4-5 दोस्त हैं, आराम से बैठते हैं, रोज गप्पे वप्पे लड़ाते हैं कि मोदी जी आज तो जीत ही जाएंगे, मोदी जी हार ही जाएंगे, राहुल गांधी आ ही रहा है अभी तो, है ना। फिर होता है कि सोनिया गांधी नहीं होती तो राहुल गांधी जीत जाता है, ऐसा ही कुछ होता है, पॉलिटिक्स बेसिकली। तो मैं उस मतलब सुन रहा था, एक दिन घर की बात है कि बाकी लोग बड़े तारीफ कर रहे थे कि आपकी पटना गया था तो आपके बेटे की फोटो देखी थी वहां लगा हुआ था। फिर वो उस समय अरे इंटरनेट पर आपके बेटे का ऐड चल रहा था, देखा वो लोग, तब पता है कितना, एक बड़ी छोटी लाइन है बट बड़ी गर्व की बात है। आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे जब आप उस लेवल पहुंच जाओगे, बोलते हैं बेटा किसका है वो, समझ रहे हो आप, कितना प्राउड मोमेंट है ये, राइट। एंड फॉर दिस आपको काम करना चाहिए, फॉर इसके लिए आपको काम करना चाहिए, और कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं। तो बाकी चीजें वो मतलब कितना प्राउड की बात। अगर वही मैं नालायक निकला होता, मैं अगर नालायक निकला होता तो सोचो ये बोलने का मौका होता, नहीं होता। तो सोचो, तो दिस इज द थिंग कि वो कितना गर्व है कि हाँ कह सकते हैं ये बात, राइट। खैर वो जर्नी आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी, वो शायद किसी की जर्नी, देखो मेरे दोस्त थे वो 1 साल में निकल गए थे, मेरे साथ विवेक था, मेरा 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 नाम विशाल विवेक है, उसका नाम विवेक था, हम दोनों का रोल नंबर आगे पीछे आता था, हम दोनों स्कूल से दोस्त हैं। मेरे दोस्त का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, पहली बार में, सेम साथ में था, सेम, यस
सब सेम साथ में थे, हम साथ में स्कूल पढ़ते थे, 7th क्लास से हम दोस्त हैं, अभी भी दोस्त हैं। और सब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, मेरा मोरल का सोचो क्या हुआ होगा, धज्जियां उड़ गई होगी कि यार मेरे, हम सब रूममेट थे साथ में, मतलब स्कूल में तो थे ही, वहां गए तो वहां भी रूममेट थे, वहां उसके टेस्ट में बम्पर फोड़ रहा है, ये वो सब हो रहा था। और सोचो पहला अटेम्प्ट में उसका हो गया आईआईटी। मेरा जो दूसरा दोस्त था साकेत, सेकंड अटेम्प्ट में उसको आईआईटी खड़गपुर से किया। मेरा आईआईटी कभी नहीं हुआ, मेरा एनआईटी हुआ, लेकिन उन सबसे ज्यादा आज पैसे कमा रहे हैं। क्यों? मेहनत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। और जो आईआईटी वाला दोस्त है साकेत, उसकी मैंने अभी जॉब लगवाई है, वो भी टीचिंग में आया अभी। तो ये होता है। लेकिन आपको उस बात का पैसा नहीं मिलता कि आपके पास टैलेंट कितना है, आपको उस बात की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी आपके पास टैलेंट कितना है, आपको उस बात का रिजल्ट मिलेगा कि आपने जर्नी कौन सी जी है। आपने अगर स्ट्रगल ज्यादा किया है तो उसका रिजल्ट बाद में बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। और ये मैंने सबके साथ देखा है, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा गैप फिल किया है, बहुत कमजोर से बहुत अच्छा, उतना ही रिजल्ट आपको मिलता है इन एनी फील्ड, नॉट ओनली दिस फील्ड, इन एनी फील्ड, ठीक है। एक मोतिहारी में डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश कुमार, सुना है? ऑर्थोपेडिक, हड्डी के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। एक टाइम पे वो फेल हो गए थे अपने उसमें, वो मिले थे मेरे घर पे, आना जाना रहता है, तो एक टाइम पे फेल हो गए थे वो। उनके घर वाले उनको बोल दिए थे कि आप खेती करो। ही स्ट्रगल्ड, ही फॉट फॉर इट। उन्होंने वो जर्नी जी, फेलियर से लेकर के डॉक्टर बनने की, और आज मोतिहारी के सबसे टॉप कमाने वाले डॉक्टर हैं वो। ऐसा नहीं कि उनसे अच्छे डॉक्टर नहीं है, पर उनका स्ट्रगल बहुत बड़ा है, उनका स्ट्रगल उन्होंने जो जी है वो सबसे तगड़ा है, और आज ही इज डूइंग ग्रेट। उनका बिहार में ही नाम है, उनका इंडिया लेवल पे भी नाम है, ठीक है। मोतिहारी के तो सबसे टॉप है ही है, होना ही है उनको। तो द जर्नी यू जो लिव करते हो ना आप, जो जीते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऑनेस्टली जीना है बस, ठीक है। थोड़ी बहुत मस्ती मक्कारी बनती है, बट पूरा नहीं, पूरा नहीं, राइट। आप सीरियस हो जाओगे, मान लो बहुत सीरियस रहोगे तो बहुत पढ़ाई नहीं होगी। थोड़ा सा जॉली मूड, थोड़ा सा, हाँ हाँ बात कर लो, तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे, बहुत ज्यादा जॉली हो जाओगे, दोनों ही वर्क नहीं करेगा। मीडियोकर रहो, पढ़ाई स्ट्रांग, उसके बाद थोड़ी सी मजाक, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी मजाक, थोड़ी सी मस्ती, थोड़े से गाने वाने चलने चाहिए। बट पूरा ही आप लोग करने लग जाए तो इस साइड या तो उस साइड, वो गड़बड़ है। मैं किसी को देखता हूँ एक टेस्ट में कम नंबर आए, पूरा सीरियस हो जाएगा, अभी अगले टेस्ट में फोड़ देगा, फिर हो गया अब तो मैं टॉपर हो गया हूँ, फिर अगले बार फिर नीचे आने का इंतजार करेगा, फिर मेहनत करूंगा। आपको कांस्टेंट मेहनत करना है, कंसिस्टेंट होके लगे रहना है, वो काम करेगा, समझ रहे हो। तो जर्नी जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जर्नी लोग नहीं जीते हैं, जनरली छोड़ देते हैं, अरे नहीं हो रहा चलो रेलवे का तैयारी कर लेते हैं, चलो नहीं हो रहा छोड़ देते हैं सर, इस बार तो नीट पेपर लीक हो गया। एक और बात बता दूं, आपके टाइम पे नीट 2 एग्जाम होगा, ये भी लिख के रख लीजिए। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और उसकी बात नहीं कर रहा, अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व लोग अगर आपको इस तरह की बात बता रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग विल चेंज। और आप हिस्ट्री देख लो, हर 5वें 6ठे साल में नीट का पेपर, मतलब मेडिकल का पेपर चेंज हुआ है। 19 में चेंज हुआ था लास्ट, दिस इज द राइट टाइम टू डू, ठीक है। 19 से पहले 2014 में चेंज हुआ था, दिस इज द राइट टाइम टू डू, और आपका फायदा उसमें। चेंज क्या होगा बता देता हूं, कैसे होगा बता देता हूं। नो नो नो, ऐसा नहीं होगा। जैसे जेई होता है ना, जेई एडवांस, वैसा होगा। जेई और जेई एडवांस जैसे होता है, मेंस और एडवांस। तो आपके पास एक मेंस होगा, प्री एग्जाम बोल देंगे, और एक हो जाएगा आपके पास फाइनल्स, जो एक स्टेज 1, एक स्टेज 2। स्टेज 1 एग्जाम मतलब जिसमें स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे, स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं वो अलॉट हो जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सारे अलॉट हो जाएंगे। जो फाइनल एग्जाम है वो या तो एम्स कंडक्ट करेगा, या तो सीबीएसई कर सकता है, जो ऑलरेडी एआईपीएमटी का उसको एक्सपीरियंस है, या तो एनओबी करता है। एनईबी क्या होता है, वो आइजर नाइजर जो कंडक्ट करते हैं, वो वाले, वो नेशनल एग्जामिनेशन बॉडी एनईबी है। काफी टॉप लेवल के लोग हैं, काफी अच्छे लोग हैं, तो ज्यादा चांसेस है सीबीएसई को जाने का, क्योंकि फेयर एग्जाम कराने का उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है। एनटीए को नहीं मिलेगा, दैट इज 100% श्योर। एनटीए नॉर्मल एग्जाम्स कराने के लिए जानी जाती है, स्टेट लेवल एग्जाम्स, ठीक है। तो वो करा लेगी टायर 1 एग्जाम, लेवल 1 एग्जाम। लेवल 1 से 2-2.5 लाख बच्चे निकलेंगे आगे, ऐसा कट ऑफ रखा जाएगा कि 650 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो 650 से ऊपर 2-2.5 लाख बच्चे आ जाएंगे, या 625 ले लेते हैं। उन 2-2.5 लाख बच्चों में फिर फाइनल्स का एग्जाम होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेगी, एम्स।
वो पांडिचेरी वाला जो है जिपमर, बीएचयू है ना, एमएएमसी, एएफएमसी, जितने भी सेंट्रल है, एमएएम वही मौलाना आजाद हो गया, हिंदू राव हो गया, जितने भी दिल्ली वाले, वीएमएमसी हो गया, वर्धमान महावीर, हाँ है ना, आईजीएमएस है, जितने नहीं आईजीएमएस नहीं है, स्टेट का एग्जाम है, स्टेट का कॉलेज है, जितने भी सेंट्रल कॉलेज है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको फंड देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड वाले जितने भी हैं वो सब के सब टायर 1 से होंगे, फाइनल एग्जाम से होंगे, बाकी प्री एग्जाम से होगा। पटना में केवल एक ही है भाई, एम्स, मतलब बिहार में एक ही है नॉर्मल एम्स, बाकी तो दोनों अब समझ लो, बाकी तो आप सब स्टेट लेवल वाले हैं, ठीक है, नहीं सब स्टेट से मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब वो डिवाइड करना पड़ेगा, वो एनएमसी के ऊपर है, किसको किसको वो टायर 1 कॉलेज से देती है, किसको किसको वो टायर 2 कॉलेज से देती है, ठीक है ना। तो यही है, ये टाइप का होने का पूरा चांस है। दूसरा, इसमें आपका फायदा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है कि सीट्स कम हो गया या ज्यादा हो गया, इसमें कुछ नहीं होगा, सब सेम रहेगा, सीट्स इनफैक्ट बढ़ेगी, और क्योंकि सेंट्रल के कॉलेजेस जब कम दिखेंगे तो गवर्नमेंट उस पर काम करेगी, बढ़ेगी। स्टेट का कॉलेज अलग कर दिया गया, तो अभी क्या होता है, अरे मेरे पास तो 1000 कॉलेज है इंडिया में, अभी क्या होगा, अरे यार बीसी सेंट्रल कॉलेज है तो उस पर काम होगा, तो 20 से 25 हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं 600 है, 700 है केवल स्टेट के, तो उसको भी बढ़ाया जाएगा, 800 900 किया जाएगा, ठीक है। वैसे हर साल हो रहा है, हर साल 20 मेडिकल कॉलेज नए खुल ही रहे हैं, फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स ये हो रहा है, हर साल आप देखोगे तो 6 7 10 का अनाउंसमेंट होता है, 4 5 ऑपरेशनल हो जाते हैं, तो हर साल हो रहा है, लगभग 20 कॉलेजेस हर साल अनाउंसमेंट हो रहा है, और जरूरी भी है, क्योंकि पिंग पोंग बॉल जानते हो, पिंग पोंग बॉल एक बार आप ड्रॉप करो तो 4 5 जगह जाती है, तो जितनी जगह उछल रही उतने इंजीनियर्स आपको मिल जाएंगे पिछले कुछ सालों में, ठीक है। आप एक बार फेंक दो, जितना टप्पा खा रहे उतने इंजीनियर्स हैं इस रूम में, ऐसा बोला जाता है। डॉक्टर्स के साथ में यही बोला जा रहा है कि अगले आने वाले 5 साल में इतने डॉक्टर्स हम बना देंगे कि वही पिंग पोंग बॉल का हाल हो जाएगा, जहां जहां गिर रहा है पिंग पोंग बॉल एक एक डॉक्टर छोड़े जा रहा है, होगा क्या। लेकिन ऐसा ये सच नहीं है। रीजन, जिस हिसाब से हम दो और हमारे दो को फॉलो नहीं कर रहे, उस हिसाब से डॉक्टर्स बहुत लगेंगे। दूसरा, जिस हिसाब से आप देखो, मैं देख रहा था कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, अब कौन सा एआई या रोबोट समझ पाएगा इसको, कौन दवा लिख देगा, नहीं लिख पाएगा ना। तो पेशेंट्स ऐसे है ना, हमको ना गर्दन में ऐसे दर्द हो रहा है, अब ऐसे दर्द हो रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। तो ये एआई या ह्यूमन रोबोटिक्स ये सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो डॉक्टर्स तो ह्यूमन ही लगेंगे, डॉक्टर्स तो इंसान ही चाहिए, तभी वो समझ पाएगा कि कैसे दर्द हो रहा है, फिर होगा कि हाँ गुड़गुड़ में क्या गुड़गुड़ हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये सब जो है वो, तो डॉक्टर्स का नंबर तो बढ़ेगा, सीए का नंबर भी, सीए में आप एआई रोबोटिक्स नहीं लगा सकते, पता लगा वो 10 लाख की जगह 1 लाख कर दिया उसने आपकी सैलरी, 5 लाख की जगह 4 लाख कर दिया आपकी सैलरी, तो रोबोटिक्स कुछ चीजें ह्यूमन ही रहेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग का जॉब खा गया है ऑलमोस्ट, जितने इंजीनियर्स हैं सब लगभग, देखो रेलवे टिकट काउंटर पे सब रोबोट होने वाले हैं अगले 3-4 साल में। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, रेलवे टिकट काउंटर पे आपको आदमी नहीं दिखेगा, ठीक है, देयर विल बी रोबोट और देयर विल बी सेल्फ मशीन, आप खुद ही जाइए खुद ही टिकट काटिए, ठीक है। तो नहीं हो, तो देखो कितना वो हो गया, ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म होने से कितना जॉब जा रहा है, वो सब आपके लिए नहीं है। साफ सफाई भी रोबोट कर रहे हैं कदों, तो तुम्हें साफ सफाई ही करना है क्या, तो दिमाग लगाया है, आ जाओ, ये हो गया। चेंजेस वही होगा बॉस कि देखो एनसीईआरटी के लेवल का एग्जाम आएगा प्री वाला, बट वो वाला हायर ऑर्डर आएगा। अब जेई एडवांस को भी आप ये नहीं बोलोगे कि एनसीईआरटी से बाहर आता है, जेई एडवांस में एनसीईआरटी से आता है, बट वो कुछ लिखा नहीं एनसीईआरटी में, यही फर्क है, टॉपिक लिखा है। अब जैसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म लिखा होगा, अब वो कन्फर्मेशनल कुछ भी पूछेगा आगे जाके आप और दूसरा, एम्स का पेपर एक बार देखना, 2014 2013 वाला जाके एम्स का पेपर देखना, 14 में लास्ट एग्जाम हुआ है एम्स का, 14 नहीं अभी हुआ है, यहां तक हुआ 2018-19 तक हुआ, 19 में हुआ है। तो एम्स का पेपर देखना, उसमें पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, पेपर थोड़ा सा ज्यादा लेवल का होता है, बट उसमें लेंदीनेस बहुत होता है ना। आपको बायोलॉजी में देगा 200 क्वेश्चन, तो उसमें से 100 असर्शन रीजन ही है, लो करो, 50 उसमें मैच द कॉलम ही है। फिजिक्स में दिया तो उसमें अब जैसे क्या होता है, आपको फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, उसमें 4 फॉर्मूले लगेंगे, 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं,
इस तरह के क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में भी देगा तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपको 1 रिएक्शन दे दिया, वो ए देगा, बी देगा, सी देगा, डी देगा, ई पूछ रहा होगा तो उसमें 5 रिएक्शन आ गई, तो आपको करने में टाइम लगेगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट। और हाँ दूसरा चीज आपके लिए अच्छा हो जाएगा, अगर आप इन डेप्थ पढ़ रहे हो, सब कुछ डिटेल पढ़ रहे हो, वन शॉट वालों को दिक्कत है, आपको दिक्कत नहीं है। जो वन शॉट से सिलेक्शन ले रहे हैं उनको दिक्कत है। जो ज्यादा उसमें है कि शॉर्टकट वाले हैं कि लास्ट में होता है ना 3 महीने का क्रैश कोर्स कर लिया और सिलेक्शन ले लिया, वो सब थोड़ा डिस्कार्ड होंगे। और आप भी चाहते हो कि यार इंडिया में एटलीस्ट अच्छे डॉक्टर्स बने, है ना, उसके लिए जरूरी है भाई, उसके लिए जरूरी है थोड़ा सा। और बता देता हूं, पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत आसान नहीं आएगा, पेपर मीडियम ही रहेगा। बट लेंथीनेस, प्रैक्टिस, क्वेश्चंस जो ज्यादा लगाया होगा, डेप्थ एनालिसिस जो किया होगा, उसी का होने वाला है। अदरवाइज तो फिर मुश्किल है ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जीके ओके नहीं आएगा एम्स में, ठीक है ना, जीके ओके नहीं आएगा। बट हाँ 2 टायर का पेपर होगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एक मई में होगा और एक आगे होगा, मतलब लाइक सितंबर अक्टूबर में। रीजन बता देता हूं उसका, नवंबर में आपका पहले वीक में, नवंबर में फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर नवंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है हर साल। उनका बैच ही सिस्टम वैसा है, नवंबर से लेके 6 महीने का कोर्स कराते हैं मार्च अप्रैल तक। तो फर्स्ट सेमेस्टर नवंबर में स्टार्ट होता है, तो मान लो 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो 25 लाख का तो मई में हो गया, उसका रिजल्ट आपका जून तक आ जाएगा। उसमें से 2.5 लाख क्वालिफाई करेंगे, उनका एग्जाम हो जाएगा अगस्त में, तो सितंबर या अक्टूबर तक उस 2.5 लाख का तो रिजल्ट 15 दिन में आ सकता है, ठीक है ना, 20 दिन में आ सकता है, तो 15 दिन में उसका रिजल्ट हो जाएगा, उसका काउंसलिंग हो जाएगा। 2.5 लाख का काउंसलिंग भी कम टाइम लगेगा, तो नवंबर में आसानी से स्टार्ट हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा चीज है कि एक मई में होगा और एक उसके बाद होगा, लेकिन मई वाला क्वालिफाई करना ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, मई वाला जो हो रहा है वही होगा, उसी का फिर फाइनल वाला एग्जाम होगा। और एक पेपर इसमें से सीबीटी होगा, 2.5 लाख वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक ऑनलाइन पेपर होगा जो 2.5 लाख वाला वो फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें फिर वही बनेगा पैटर्न की रैंडम क्वेश्चन आएंगे। वो क्या करते हैं, सर्वर पे 50 लाख क्वेश्चन या 40 लाख क्वेश्चन डाल देते हैं। अब आपको उनको सेट बनाना है, तो रैंडम क्वेश्चंस कंप्यूटर उठा के देता है, ना उसमें एग्जामिनर इन्वॉल्व होता है, ना कोई इन्वॉल्व होता है। लेवल के हिसाब से क्वेश्चन स्टैक्ड है। अब आपको 200 क्वेश्चन बनाने हैं, आप बैठे हो पेपर दे देते, वो 200 क्वेश्चन रैंडम उठा के देगा उसमें से। सर्वर डाउन हो गया तो ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। चलो इसका प्रोजेक्शन बनाओ, इसका प्रोजेक्शन बनाओ अक्रॉस C1 C2 बॉन्ड। देखो आप अगर डिटेल पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो चाहे 4 लेवल का एग्जाम हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन ये स्कैम से बचाने के लिए 2 लेवल का एग्जाम बहुत जरूरी है। ठीक है, और 2 बॉडी का होना जरूरी है, एक एनटीए करा रही है तो दूसरा कोई एनओबी करा रहा हो, एनओबी करा दे तो मजा ही आ जाए। आपको पता है ना आईआईटी एडवांस में 22% नंबर लाने पे आईआईटी मिल जाता है, और आपके में 90% पे कट ऑफ है आपके एग्जाम में, और वहां 22% पे कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है ना, आईआईटी का अच्छा कॉलेज है। इस बार क्या हुआ था, 30% पे कॉलेज मिल रहा था, तो लोगों ने हंगामा कर दिया, 8% कैसे बढ़ गया आईआईटी में, ये हुआ था। तो दिस इज गुड थिंग जो आपके साथ होगा, अच्छी चीज है। कम क्वेश्चन करके आओ लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो जा रहा है, अच्छी बात है ना। नहीं, कोई एक, दोनों निकाल लोगे तो सेंट्रल वाले मिल जाएंगे, कोई एक निकालोगे तो नीचे वाला कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा स्टेट का। जैसे जेई मेंस निकालते हो तो एनआईटी अलॉट हो जाता है, एडवांस निकालोगे तो फिर आईआईटी अलॉट हो जाएगा, यही है। दोनों निकाल लोगे तो ऑब्वियसली आईआईटी अलॉट होगा, आपके ऊपर है आप कौन सा ले रहे हो। चलो C1 C2 बॉन्ड, जहां से हमें घुमाना होता है, फोकस ऑन द बोर्ड, जहां पे हमें घुमाना होता है वहीं पे हमें फ्रंट और बैक कार्बन बस डिसाइड कर लेना है। फ्रंट और बैक कार्बन आप डिसाइड करो। सबसे पहले बनाओ नॉर्मल प्रोजेक्शन, बेटा शांति, फोकस ऑन द बोर्ड। देखो फ्रंट कार्बन आपने बनाया, ऐसे बना दिया, बैक कार्बन को आपने सिंगल बॉन्ड से दिखा दिया। फ्रंट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, मैंने ऐसा बना दिया। बैक कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, इधर देखो बैक कार्बन पे क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और एक इथाइल जुड़ा है क्या, तो 2 हाइड्रोजन और एक इथाइल है, इथाइल को मैं ईटी लिख सकता हूं और 2 हाइड्रोजन में लिख देता हूं।
H है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगर मैं इसको सॉहर्स बनाने जाऊं तो सॉहर्स बनाने में बस फ्रंट और बैक कार्बन में यही तो डिफरेंस है कि आप इंक्लाइंड लाइन बना दोगे। फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन थे, है और रहेंगे, बना दिया मैंने। बैक कार्बन से 1 इथाइल और 2 हाइड्रोजन थे, था, है और रहने वाला है। ये हो गया। ET लिखो या C2H5 लिखो, बात एक ही है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, न्यूमैन बना रहा हूं। न्यूमैन में फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखाओगे। क्या क्या जुड़ा है फ्रंट कार्बन से? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3D में के लिए उल्टा वाई बना दिया। बैक कार्बन छुप रहा है, ना छुपे इसलिए सर्कल बना देते हैं। और सर्कल पे बैक कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है? 1 इथाइल और 2 हाइड्रोजन। न्यूमैन बनाना आसान है, बहुत आसान है। हाँ, अब नेक्स्ट, ये तो हो गया C1 C2। C2 C3 के क्रॉस करके देखो। C1 C2 का मतलब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 की बात कर रहा है। ये तो बन गया C1 C2। अब C2 C3 करके देखते हैं। प्रोजेक्शन बनाना है C2 C3 के अलोंग। बना लिया ये वाला बना लिया ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपके सामने CH3 CH2 CH2 CH3, ये देखोगे आप C2 C3 बॉन्ड है क्या? ये वाला 1 2 3 और 4 C2 C3 बॉन्ड के क्रॉस। अब देखो, जहां से घुमाना होता है, स्टेप नंबर 1 यही तो कहता है, फ्रंट और बैक कार्बन बना दो। लेफ्ट वाले को फ्रंट बोल दो, राइट वाले को बैक बोल दो। अब मैं नॉर्मल 3D प्रोजेक्शन बना रहा हूं। देखो, फ्रंट कार्बन को लेफ्ट में बनाया, राइट कार्बन को बैक में, मतलब बैक कार्बन को राइट में बना दिया। फ्रंट कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। तो मैंने क्या किया, ऊपर Me लिख दिया, मिथाइल, CH3 भी लिख सकते हो, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन आ गया। बैक वाले कार्बन से क्या जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। तो बैक वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल आ गया। ये क्या हो गया? नॉर्मल 3D प्रोजेक्शन। अब मैं इसको सॉहर्स बना रहा हूं। सॉहर्स के लिए देखो क्या इंक्लाइंड लाइन कर दूं। फ्रंट कार्बन से 1 मिथाइल 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बैक कार्बन से भी 1 मिथाइल 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बस आ गया। अगर इसको मैं न्यूमैन बनाने जाऊं, न्यूमैन में फ्रंट कार्बन को डॉट से बनाया, फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा है? 1 मिथाइल 2 हाइड्रोजन। और बैक कार्बन से क्या जुड़ा है? सर्कल बना दिया, फिर 1 मिथाइल 2 हाइड्रोजन यहां भी जुड़ा हुआ है। तो दिस इज द आंसर, सिंपल, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। C3 C4 सेम हो गया ना, C1 C2 और C3 C4 सेम हो गया, आइडेंटिकल हो जाएगा। वही समझा रहा था प्रोपेन में। प्रोपेन में C1 C2 और C2 C3 सेम है। सिमिलरली यहां पे, यहां से घुमाओ या यहां से घुमाओ, सेम ही है ना। प्रोजेक्शन के बाद, प्रोजेक्शन के बाद लिखो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। प्रोजेक्शन के बाद लिख लो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आपको पता है स्टीरिक स्ट्रेन किसको कहते हैं? सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहला लिखो स्टीरिक स्ट्रेन, या फिर जिसको हम बोलते हैं वंडर वाल स्ट्रेन। कन्फर्मर्स में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहली बार पढ़ रहे होते हो। स्टीरिक स्ट्रेन / वंडर वाल स्ट्रेन। स्टीरिक स्ट्रेन या फिर आप क्या बोलते हो? वंडर वाल स्ट्रेन बोलते हो। आ जाओ। नो, दैट इज डिफरेंट, बताऊंगा। दिस इज काइंड ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, नॉट एट ऑल, पूरा नहीं है, रिलेटेड है। स्टीरिक स्ट्रेन या वंडर वाल स्ट्रेन, अब ध्यान दो बोर्ड पे। सबसे पहले देखो, आपके पास ये सॉहर्स प्रोजेक्शन दिख रहा है। सॉहर्स प्रोजेक्शन में पहले वाला कार्बन का बल्की ग्रुप, दूसरे वाले कार्बन का बल्की ग्रुप, इनके बीच में जो रिपल्सन लगता है, दैट इज नोन एज योर स्टीरिक स्ट्रेन या वंडर वाल स्ट्रेन। मैंने आपको मॉडल याद है? मॉडल में पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, पहले कार्बन का बॉन्ड और दूसरे कार्बन का बॉन्ड, इस बॉन्ड से एक बल्की ग्रुप लगा होगा, इस बॉन्ड से एक बल्की ग्रुप लगा होगा, आगे पीछे हैं तो क्या रिपल्सन करेगा? तो पहले वाले कार्बन का बल्की ग्रुप, दूसरे वाले कार्बन का बल्की ग्रुप, दोनों बल्की ग्रुप के बीच का रिपल्सन
दैट इज नोन एज स्टीरिक स्ट्रेन या वंडर वाल स्ट्रेन। यहां पे देखो, ये डॉट वाले कार्बन मतलब पहले वाले कार्बन का बल्कि ग्रुप, सर्कल वाले कार्बन मतलब दूसरे वाले कार्बन का बल्कि ग्रुप, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बल्कि ग्रुप के बीच का रिपल्सन स्टीरिक स्ट्रेन या वंडर वाल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बल्कि ग्रुप के बीच का रिपल्सन इज नोन एज स्टीरिक स्ट्रेन या वंडर वाल स्ट्रेन। लिख लो, रिपल्सन बिटवीन बल्कि ग्रुप ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। जो फ्रंट कार्बन है और जो बैक कार्बन है, दोनों पे जो बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, उन दोनों बल्कि ग्रुप में जो रिपल्सन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरिक स्ट्रेन या वंडर वाल स्ट्रेन। एक ही बात है, स्टीरिक स्ट्रेन इज रिपल्सन। ग्राउंड क्यों लिख दिया मैंने? बैकग्राउंड। हाँ, फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन, जिसका साइज बड़ा उसको बल्कि बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन छोटा साइज का है, स्मॉल ग्रुप है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनको छोड़ के बाकी सारे बल्कि होते हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे स्मॉल ग्रुप हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे? बल्कि ग्रुप। तो अगर फ्रंट कार्बन का बल्कि ग्रुप है और बैक कार्बन का बल्कि ग्रुप है, दोनों में रिपल्सन होगा क्योंकि आगे पीछे रहते हैं, और रिपल्सन होगा, उसी रिपल्सन को क्या बोल देंगे? स्टीरिक स्ट्रेन या वंडर वाल स्ट्रेन। दूसरा पॉइंट लिखो, इसका क्या मतलब है? 2 लाइन छोड़ना है। स्टीरिक स्ट्रेन या वंडर वाल के बाद दूसरा लिखो, टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड पे देखना, टॉर्सनल स्ट्रेन बोर्ड पे। मैंने क्या बोला? व्हाट इज वंडर वाल स्ट्रेन? तो पहले फ्रंट कार्बन का जो आपका बल्कि ग्रुप है और बैक कार्बन का जो बल्कि ग्रुप है, दोनों अलग अलग कार्बन के बल्कि ग्रुप हैं, और इन ग्रुप के बीच का रिपल्सन दैट इज स्टीरिक स्ट्रेन या वंडर वाल स्ट्रेन। व्हाट इज टॉर्सनल स्ट्रेन? बोर्ड पे देखना, क्या ये फ्रंट कार्बन का बॉन्ड है और क्या ये बैक कार्बन का बॉन्ड है? तो फ्रंट कार्बन का बॉन्ड में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा और बैक कार्बन के बॉन्ड में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन टॉर्सनल स्ट्रेन कहलाता है। व्हाट इज वंडर वाल एंड स्टीरिक? बल्कि ग्रुप का रिपल्सन दैट इज वंडर वाल स्टीरिक। बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, बल्कि ग्रुप वाले बॉन्ड के बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, दैट इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है? इज सिंपली फ्रंट कार्बन का बॉन्ड है, बैक कार्बन का बॉन्ड है, तो अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। एक कार्बन में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इन दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन दैट इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेन। व्हाट इज स्टीरिक स्ट्रेन या वंडर वाल स्ट्रेन? जनरली कंफ्यूजन होता है। बल्कि ग्रुप का रिपल्सन है, वो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, बल्कि ग्रुप का रिपल्सन है पूरा पूरा, दैट इज नोन एज स्टीरिक स्ट्रेन या वंडर वाल स्ट्रेन। जो बॉन्ड है उन बॉन्ड पेयर का रिपल्सन टॉर्सनल स्ट्रेन। तो अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों के बीच का रिपल्सन क्या होता है? टॉर्सनल स्ट्रेन। अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों के बीच का रिपल्सन क्या होता है? स्टीरिक स्ट्रेन या वंडर वाल स्ट्रेन। हो गया क्लियर? चलो तो लिख लो यहां पे, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। एसी बंद हो गई क्या? बचपन से टॉर्सनल स्ट्रेन में आ गया, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन, इसको कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। अब तीसरा जो डेफिनेशन आता है, लास्ट ही डेफिनेशन है, दैट इज डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल से समझना पहले जरूरी है, बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं। डाइहेड्रल एंगल से पहले बॉन्ड एंगल समझो। बोर्ड पे देखो, मैंने क्या किया? CH4 बना दिया, दिस इज CH4, ये CH4 है। बोर्ड पे देखो, CH4 है। एक कार्बन के बॉन्ड के बीच का एंगल, बॉन्ड एंगल, एक ही कार्बन हो
इसके बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, दो अलग अलग कार्बन है, ध्यान देना, दो अलग अलग कार्बन है, दो अलग अलग कार्बन के बॉन्ड के बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल। फोकस ऑन द बोर्ड। व्हाट इज बॉन्ड एंगल? सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन के बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल। दो अलग अलग कार्बन है, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड क्या आमने सामने है? 0 डिग्री बन रहा है। ये जो 0 डिग्री है दैट इज डाइहेड्रल एंगल। फ्रंट कार्बन का बॉन्ड और बैक कार्बन का बॉन्ड जहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन लग रहा था, उन दोनों बीच बॉन्ड के बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल। आया समझ में? अब सुनो ध्यान से, अगर मैं बात बोलता हूं ये वाला एंगल कौन सा है, बॉन्ड एंगल या डाइहेड्रल एंगल? सिंगल कार्बन का बॉन्ड के बीच का एंगल है बॉन्ड एंगल। ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, सिमिलरली ये सारे बॉन्ड एंगल है। अब ध्यान देना इधर, फ्रंट कार्बन का बॉन्ड और बैक कार्बन का बॉन्ड, इनके बीच का एंगल, ये वाला फ्रंट कार्बन का बॉन्ड और इसके जस्ट पीछे ये वाला फ्रंट डाइहेड्रल एंगल। सिमिलरली ये वाला आपके पास एक बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, क्या ये डाइहेड्रल एंगल है? और डाइहेड्रल एंगल कैसे देखोगे, ध्यान देना, फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन है, इसके पास उल्टा वाई बना होगा 3 बॉन्ड, बैक कार्बन है उसके पास उल्टा वाई बना होगा 3 बॉन्ड। तो फ्रंट कार्बन का बॉन्ड देखो और बैक कार्बन का बॉन्ड देखो, आमने सामने है 0 डिग्री, आमने सामने होंगे 0 डिग्री। अगर फ्रंट कार्बन को उल्टा वाई ही रहने दो, बैक कार्बन को थोड़ा सा घुमा दिया, बैक कार्बन को यहां कर दिया, तो एंगल बदला, तो डाइहेड्रल एंगल बदला। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बॉन्ड के बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल। केवल फ्रंट कार्बन के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल, केवल बैक कार्बन हो बॉन्ड एंगल, दोनों के बॉन्ड के बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल। अब इसी को आप लिख लो। हाँ, यस, आमने सामने वाले बॉन्ड को ही कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? नहीं कर सकते, बताता हूं, बताता हूं, बताता हूं। पहले लिख लो, एंगल बिटवीन बॉन्ड ऑफ फ्रंट कार्बन, एंगल बिटवीन बॉन्ड ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बॉन्ड ऑफ बैक कार्बन। अगर फ्रंट कार्बन का एंगल है और बैक कार्बन का एंगल है, एंगल बिटवीन बॉन्ड ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन इज डाइहेड्रल एंगल। जैसे मैं बोर्ड पे देखोगे तो ये मैं बना दिया न्यूमैन प्रोजेक्शन, यहां पे मैं डाल दिया मिथाइल, यहां पे डाल दिया H और यहां पे डाल दिया H। अब ये बैक कार्बन बना दिया, इसमें डाल दिया मैंने मिथाइल। अब मुझे बताओ, इस कंपाउंड में मिथाइल मिथाइल के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन में डाइहेड्रल एंगल कितना है? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितना है? यही था डाउट। किसी भी बॉन्ड को कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैंने, आपका डाउट और ले लेता हूं, अगर मैंने ये देखो MEH और H ले लिया और मैंने क्या किया, बैक कार्बन को रोटेट किया, भाई एक कार्बन को फिक्स करना है, दूसरे कार्बन को रोटेट करना है। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, मान लो मैंने 60 डिग्री एंगल बना दिया, मान लो मैंने 60 डिग्री एंगल बना लिया, बन गया 60, सारे रोटेट हो जाएंगे, सारे 60 घूम गए, इनके बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री। तो ये डाइहेड्रल एंगल है बॉन्ड एंगल है? डाइहेड्रल है। ध्यान दो, फ्रंट कार्बन का बॉन्ड है ये वाला, दिस इज फ्रंट कार्बन का बॉन्ड, और बैक कार्बन का ये बॉन्ड है। फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल। और डाउट हो तो पूछो। फ्रंट कार्बन का कोई बॉन्ड हो और बैक कार्बन का कोई भी बॉन्ड हो, उनके बीच का एंगल दैट इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। अब आप कह रहे हो कि सर ये वाला एंगल भी डाइहेड्रल एंगल होगा, फ्रंट का मिथाइल और बैक का हाइड्रोजन ले लो, एंगल कितना है? 60 डिग्री। यही तो डाइहेड्रल एंगल है। फ्रंट का कोई भी बॉन्ड ले लो और बैक कार्बन का कोई भी बॉन्ड ले लो, उनके बीच का एंगल देख लो, दैट इज डाइहेड्रल एंगल। ये वाला नहीं कर सकते आप ये वाला मिथाइल और ये वाला हाइड्रोजन नहीं कर सकते, एकदम सिमिलर सामने वाला होना चाहिए। और वो जो आप कह रहे हो दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, वो अगला टॉपिक है। हाँ 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 हाँ, सिंगल बॉन्ड है।
ये सॉहर्स है, आप करें ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये और ये डाइहेड्रल हो गया ना, वही तो है डाइहेड्रल, 90 डिग्री नहीं होगा। अच्छा आप ये वाले बॉन्ड की बात करो कि यहां पे 90 बन रहा है और ये वाले दोनों 90, दोनों बॉन्ड ही अलग अलग हो गया, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। इस कार्बन का 90 डिग्री, इसका बॉन्ड 90 नहीं है वैसे, वो 109 है, sp3 है ना भाई, 109 है, सारे 109 है। तो ये वाला एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल। ये सारे 109 कौन से हैं? बॉन्ड एंगल। बट इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में जो एंगल, दो प्लेन का एंगल है बेटा, डायहेड्रल एंगल। सामने सामने वाली का बॉन्ड के बीच का एंगल, दैट इज नोन एज डायहेड्रल एंगल। इधर आओ, यही तो लिखा है, बॉन्ड ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बॉन्ड ऑफ बैक कार्बन के बीच का एंगल, दैट इज नोन एज डायहेड्रल एंगल। ध्यान से देखना, इसको लिख लो और बॉन्ड बिटवीन प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। बॉन्ड बिटवीन प्रायोरिटी ग्रुप का मतलब वही बल्कि ग्रुप हो गया। बॉन्ड बिटवीन प्रायोरिटी ग्रुप, ब्रैकेट में लिख लो बल्कि ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप या बल्कि ग्रुप, बॉन्ड बिटवीन प्रायोरिटी ग्रुप या बल्कि ग्रुप ऑफ फ्रंट एंड बैक कार्बन, इसी को क्या बोल देते हैं? डाइहेड्रल एंगल। या फिर आप बोलो बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट प्लेन इज डाइहेड्रल एंगल। अब ध्यान से समझो, पहले समझ लो फिर लिख लेना। ये फ्रंट कार्बन है, इसका 3 बॉन्ड बना होगा उल्टा वाई। ये बैक कार्बन है, इसका 3 बॉन्ड बना होगा उल्टा वाई। फ्रंट कार्बन का एक बॉन्ड उठाओ, बैक कार्बन का एक बॉन्ड उठाओ। अब ये बॉन्ड सेपरेट करके यहां रख लिया, ये वाला बॉन्ड सेपरेट करके यहां रख लिया। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। दिस इज डाइहेड्रल एंगल। ये वाला एंगल डाइहेड्रल एंगल नहीं होगा, समझ रहे हो ना? ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, अब एंगल देखो, दैट इज डाइहेड्रल एंगल। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड देखो, दैट इज डाइहेड्रल एंगल। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड देखो, दैट इज डाइहेड्रल एंगल। समझ रहे हो? कार्बन का कोई रिलेशन नहीं है डाइहेड्रल एंगल में। कार्बन के बॉन्ड के बीच में क्या एंगल है? दैट इज डाइहेड्रल एंगल। इसीलिए बोला जाता है इसको प्लेन के बीच का एंगल। जैसे देखो, ये कार्बन है, इसने यहां पे 3 बॉन्ड बनाए, तो एक प्लेन ये हो गया, यहां पे 3 बॉन्ड बनाए, दूसरा प्लेन ये हो गया। प्लेन के बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल। दो अलग अलग प्लेन के बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल। अगर एक ही प्लेन का एंगल हो, बॉन्ड एंगल। अगर दूसरे प्लेन का एंगल हो, बॉन्ड एंगल। दोनों अलग अलग प्लेन है, इस प्लेन के बॉन्ड का एंगल, इस प्लेन के बॉन्ड का एंगल, दैट इज डाइहेड्रल एंगल। ठीक है? आप ऐसा करो, फ्रंट कार्बन का मिथाइल अलग से निकाल दो, बैक कार्बन का मिथाइल अलग से निकाल दो। अब इनके बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल। यस, सामने सामने ही कंपेयर करेंगे। आप कह रहे हो कि सर मैं एक काम कर रहा हूं, आप कह रहे हो कि सर ये मिथाइल यहां से फ्रंट कार्बन का मिथाइल ले लिया और बैक कार्बन का हाइड्रोजन ले लो, ये भी तो डाइहेड्रल एंगल होना चाहिए। मैंने क्या बोला? बॉन्ड बिटवीन प्रायोरिटी ग्रुप दोनों सेम होने चाहिए। दूसरी का ही ले लो ना, मैं वही कह रहा हूं। ये फ्रंट कार्बन का मिथाइल है और ये बैक कार्बन का हाइड्रोजन है, इसको डाइहेड्रल एंगल नहीं बोलेंगे, सेम ग्रुप होना पड़ेगा। मिथाइल मिथाइल को कंपेयर करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कंपेयर करो। थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए भाई, आइसोमेरिज्म आने दीजिए, समझा दूंगा। यहां पे खिचड़ी मत करो दिमाग में, समझा दूंगा आपको, पहले लिख लो यहां तक। अभी के लिए इतना समझो, फ्रंट वाले कार्बन का जो बॉन्ड है और बैक वाले कार्बन का जो बॉन्ड है, उन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल क्या है? दैट इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। और जब भी आप डाइहेड्रल एंगल देख रहे हो तो आमने सामने वाले ग्रुप ही देखोगे। ऐसा नहीं कि इसका ये ले लो, आगे पीछे वाले का ये ले लो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमेशा आमने सामने वाले ग्रुप ही होंगे। जैसे ये आमने सामने 0 डिग्री है, ये बदलो, ये डाइहेड्रल एंगल बदल रहा है, ये डाइहेड्रल एंगल बदल रहा है, ये बदल रहा है। समझ रहे हो? आप ये नहीं कर सकते सर इसका मिथाइल वाला बॉन्ड ले लो, इसका वो वाला बॉन्ड लो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आमने सामने वाले बॉन्ड को कंपेयर करना है, इसीलिए लिखा गया बॉन्ड बिटवीन प्रायोरिटी ग्रुप। इसका प्रायोरिटी ग्रुप, इसका प्रायोरिटी ग्रुप, इन दोनों के बीच का एंगल, इसको कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। डिफरेंट प्लेन है, देखो आगे वाला कार्बन है, ध्यान दो एक बार इधर, डिफरेंट प्लेन। ये आगे वाला कार्बन है, दिस इज वन प्लेन। ये पीछे वाला कार्बन है, दिस इज वन प्लेन। ये आगे वाला कार्बन है, वन प्लेन। दूसरे वाले एक प्लेन में इसका बॉन्ड है, इसका दूसरे प्लेन में बॉन्ड है। अब प्लेन बॉन्ड घुमाओगे तो प्लेन भी घूमेगा।
तो प्लेन घूम रहा है, उसके बीच का जो एंगल है डाइहेड्रल एंगल। सिंगल प्लेन का एंगल बॉन्ड एंगल, दो प्लेन का एंगल डाइहेड्रल एंगल। इस प्लेन का एक बॉन्ड, इस प्लेन का एक बॉन्ड, दोनों प्लेन में अलग अलग बॉन्ड है, अलग अलग बॉन्ड के बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल। इतना मत्था बच्ची मत करो भाई, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अब आ जाओ वंडरवाल स्ट्रेन या स्टीरिक स्ट्रेन जिसको हम बोलते हैं। वंडरवाल स्ट्रेन या स्टीरिक स्ट्रेन, ध्यान देना क्या होता है, ध्यान से बोर्ड पे मैंने बोला इसका बल्की ग्रुप और इसके बल्की ग्रुप का रिपल्सन क्या होता है, वंडरवाल स्ट्रेन या स्टीरिक स्ट्रेन। अगर मैं इसका बल्की ग्रुप बड़ा कर दूं, मिथाइल की जगह इथाइल ले लूं, अगर इसको मिथाइल की जगह इथाइल ले लूं, क्या रिपल्सन बढ़ गया? क्या इसको और बल्की कर दूं, इसको और बल्की कर दूं, क्या रिपल्सन और बढ़ गया? तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बल्की ग्रुप का, वैसे वैसे स्टीरिक स्ट्रेन वंडरवाल स्ट्रेन बढ़ेगा। बल्की ग्रुप के बीच का रिपल्सन वंडरवाल स्ट्रेन, लेकिन बल्की ग्रुप को ही बड़ा कर दिया तो और रिपल्सन, यही होगा। तो क्या मैं लिख दूं वंडरवाल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द बल्की ग्रुप? लिख सकता हूं स्टीरिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बल्की ग्रुप। जैसे जैसे बल्की ग्रुप का साइज बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होने वाला है, रिपल्सन बढ़ेगा, स्टीरिक स्ट्रेन वंडरवाल स्ट्रेन बढ़ेगा। अब ध्यान देना, यही बोर्ड पे ही देखो, बोर्ड पे ही देखो। अगर ये आमने सामने है, पेन देना, कोई भी दे दो भाई, 4 ऑप्शन दिया इसने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिया। लो ये सामने सामने है, क्या रिपल्सन होगा? ज्यादा रिपल्सन होगा सामने सामने, बल्की ग्रुप है ना, यहां मिथाइल लगा यहां मिथाइल लगा है, दोनों सामने सामने है, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा दूं, क्या रिपल्सन कम हो जाएगा? भाई सामने सामने 0 डिग्री रिपल्सन ज्यादा होगा, लेकिन अगर मैं इसको दूर कर दे रहा हूं, बल्की ग्रुप दूर आ गया, दोनों पे ज्यूम करो मिथाइल लगा है, दोनों पे ज्यूम करो मिथाइल लगा, अब यहां दोनों मिथाइल है, ज्यादा रिपल्सन है, लेकिन जैसे डिस्टेंस बढ़ा है रिपल्सन कम हो गया। डिस्टेंस बढ़ाने से रिपल्सन कम हो, देखो 180 डिग्री अगर रिपल्सन सबसे कम हो जाएगा। अभी 0 डिग्री है, सामने सामने रिपल्सन हो रहा है, 0 डिग्री है, सामने सामने रिपल्सन हो रहा है, 0 डिग्री है, सामने सामने रिपल्सन हो रहा है। अब क्या किया मैंने, दोनों मिथाइल ग्रुप को दूर कर दिया, देखो एंगल बढ़ा दिया। पहले 0 डिग्री पे आप 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। अब देखो एक ऊपर मिथाइल एक नीचे मिथाइल है, बहुत दूर हो गया क्या? बहुत दूर हो गया, तो रिपल्सन और कम हो गया। पास में 0 डिग्री पे एकदम आमने सामने, देखो यहां फील करो, पास में सामने सामने रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, सबसे कम हुआ। तो डिस्टेंस बढ़ाने से रिपल्सन कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है रिपल्सन कम हो रहा है, इसी को इन्वर्सली रिलेशन बोलते हैं। तो पेन, एक पेन, तो स्टीरिक स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन बल्की ग्रुप। साइज ऑफ द बल्की ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस ऑफ द बल्की ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए स्टार लगा लीजिए बेटा। स्टीरिक स्ट्रेन या वंडरवाल स्ट्रेन, स्टीरिक स्ट्रेन लगता बल्की ग्रुप में है, बल्की ग्रुप के बीच का रिपल्सन वंडरवाल या स्टीरिक स्ट्रेन। जितना ज्यादा बल्की ग्रुप उतना ज्यादा रिपल्सन, लेकिन अगर साइज बढ़ा, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दे रहा हूं तो रिपल्सन कम हो रहा है। एक और बात, क्या वही हो गया, डिस्टेंस, एंगल बढ़ रहा है तो डिस्टेंस ही तो बढ़ रहा है, एंगल एंड डिस्टेंस आर सेम हियर। यहां डिस्टेंस कैसे बढ़ाओगे, दूर तो ले नहीं जा सकते, बॉन्ड टूट जाएगा। डिस्टेंस एक ही तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एंगल बदल के, मतलब हियर डिस्टेंस मतलब एंगल। पेन दो, एक पेन, फिर से 2 दिया आपने। सुनो, यस यही आएगा, और जब मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो यही होगा, SIR SIP। अब इधर आ जाओ ध्यान से, अब ध्यान से देखो टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है। अब इस पे मिथाइल नहीं लगा है, इस पे भी मिथाइल नहीं लगा है, अब केवल बॉन्ड है। अब मिथाइल नहीं लगा, मिथाइल नहीं लगा है, अब केवल बॉन्ड है। तो बॉन्ड पेयर यहां भी होगा और बॉन्ड पेयर यहां भी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन, दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन। अब ध्यान दो, इस पे साइज का कोई रिलेशन है कि बॉन्ड का साइज बढ़ा दूं? बॉन्ड का साइज कैसे बढ़ा सकते हो, नॉट पॉसिबल। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या है, वो होता है कन्फर्मेशनल।
सिंगल बॉन्ड में कन्फर्मेशनल होता है। खैर, कंफर्ट, आ जाओ ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये पहले कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, ये बैक कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का जो रिपल्सन है दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन। अब यहां पे बल्कि ग्रुप नहीं है, बॉन्ड के बीच का रिपल्सन दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन। अब ध्यान देना, इसमें साइज का कोई रेशो ऐसा तो नहीं, इलेक्ट्रॉन का साइज बढ़ा दोगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का साइज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का साइज तो सेम रहता है हर जगह। तो इसमें बस एक ही चीज से डिफरेंस हो सकता है कि अगर मैं एंगल बदल के डिस्टेंस बढ़ा दूं। देखो सामने सामने रिपल्सन हो रहा है, लेकिन दूर हो गया रिपल्सन कम हो जा रहा है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन का साइज से कोई रिलेशन नहीं है, बट डिस्टेंस से रिलेशन है। टॉर्शनल स्ट्रेन का साइज से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बॉन्ड तो सेम रहने वाला है। टॉर्शनल स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या? बिटवीन बॉन्ड्स। और डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा? एंगल के बदलने और कम होने से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार, दोनों ही आया था बेटा, मैच द कॉलम टाइप का आया था, उसमें दोनों ही पूछा गया था। किस वंडरवाल स्ट्रेन किस पे डिपेंड करता है और साइज से क्या रिलेशन है, टॉर्शनल स्ट्रेन किस पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस से क्या रिलेशन है, दोनों पूछा गया था। आ जाओ, डाइहेड्रल एंगल। हाँ, टॉटोमर और रिंग चेन आइसोमेरिज्म जीओसी के बाद, रेजोनेंस के बाद दिया हुआ है, दिया हुआ है या 4 ही दिया हुआ है, बट टॉटोमर और वो जब रेजोनेंस इन्होंने पढ़ा दिया है तो बस छोटा सा पैराग्राफ में लिख के भाग गए, बट है वो सिलेबस में। जस्ट रेजोनेंस के अगला पैराग्राफ खोलोगे तो वहां पे मिल जाएगा, इसीलिए टॉटोमर को जीओसी में पढ़ाते हैं। चलिए, इसके बीच यहां पे देखोगे ध्यान ध्यान से, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, पहले आपसे पूछता हूं फिर आप बताना। जब मैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म करता हूं तो मैं एक कार्बन को कांस्टेंट रखता हूं, दूसरे कार्बन का एंगल बदल रहा होता हूं, यही हो रहा होता है। ड्यूरिंग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बॉन्ड एंगल बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा, -1। अरे भाई ध्यान से देखिए, मैंने यहां बनाया हुआ इसीलिए, बस हो गया। से ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो ध्यान से, इधर देख लो, समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये फ्रंट कार्बन ये रहा, फ्रंट कार्बन का पहला बॉन्ड मैंने ड्रॉ कर दिया, फ्रंट कार्बन का दूसरा बॉन्ड ड्रॉ किया और फ्रंट कार्बन का तीसरा बॉन्ड ड्रॉ किया। क्या फ्रंट कार्बन के तीनों बॉन्ड में अभी 120 120 120 एंगल है? देखो एक सर्कल के अराउंड 360 होता है, 3 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे 120 होगा। ठीक हो गया, 120 120 120। यहां पे जो ये मैंने कंफर्मेशन कर दिया, एंगल बदल दिया, लेकिन क्या फ्रंट कार्बन के बॉन्ड में कोई डिफरेंस हुआ है? अभी भी 120 120 120 है, अभी भी 120 120 120 है। अब बैक कार्बन भी चेक करते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर बैक कार्बन बदल रहा है, आओ देखते हैं। इधर देखो, देखो ये सर्कल वाला बैक कार्बन है, इसका पहला कार्बन, इसका पहला बॉन्ड, इसका दूसरा बॉन्ड, इसका, क्या तीनों यहां भी 120 है? उल्टा वाई है ना, 120 है। अब इस बैक कार्बन को देखो, क्या फिर से अभी भी वाई शेप में ही है? तो क्या अभी भी 120 है? तो क्या बॉन्ड एंगल बदला या नहीं बदला? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ नहीं बदलता है, केवल क्या बदलता है? डाइहेड्रल एंगल। नोट, in conformational isomerism bond angle and bond length do not change, only dihedral angle changes. In conformational isomerism bond angle और bond length as it is रहने वाला है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आप देखोगे बॉन्ड एंगल हमेशा 120 होता है, हमेशा वाई शेप रहेगा। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमेशा वाई शेप रहेगा, ठीक है? तो बॉन्ड एंगल, इसके एरो देके लिख लीजिए, ऑलवेज 120।
कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड एंगल फिक्स रहता है, वो रहता है 120, और बॉन्ड लेंथ भी फिक्स रहता है। अब सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कितना होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का कितना होता है? याद होना चाहिए। कितना? कार्बन कार्बन सिंगल पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। किसी का 1.20 एंगस्ट्रॉम सुना सुना है? 1.20 किसका है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। यही सही है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखिए। कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा हो जाता है। दिस इज बॉन्ड लेंथ। एक कन्फर्मर बनाएंगे, उसके बाद जाएंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन, कहां से? ऑक्सीजन। हाँ, लिखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन। इथेन का कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बनाना है। देखिए, जब भी आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बनाना है, जब भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बनाना है, सबसे पहले मॉलिक्यूल लिख डालो। तो मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया CH3CH3। जब भी आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आए, आपको पूछना है कौन से बॉन्ड के अराउंड। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म किसी भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड करोगे, कौन से बॉन्ड के अराउंड है? यहां पे एक ही बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड मुझे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म करना है। बता दिए, क्वेश्चन में हमेशा बताएगा। मैंने बता दिया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब ध्यान से देखना, मैंने किसी को भी फ्रंट कार्बन मानना है, किसी को भी बैक कार्बन मानना है। मान लो फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखा दें, फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बैक कार्बन को सर्कल से दिखाते हैं, और बैक कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सबको क्लियर है न्यूमैन प्रोजेक्शन और नॉट? क्लियर है? फ्रंट कार्बन बैक कार्बन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसे बनाते हैं? अब ध्यान दो, मैं यहां पे आपसे पूछ रहा हूं, वंडरवाल स्ट्रेन लगेगा या नहीं लगेगा? इसमें वंडरवाल स्ट्रेन लगेगा नहीं लगेगा? बल्कि ग्रुप नहीं है, बल्कि ग्रुप, सामने वाले का बल्कि ग्रुप, पीछे वाले का बल्कि ग्रुप, इन दोनों में वंडरवाल स्ट्रेन लगता है। इसमें स्मॉल ग्रुप है, नहीं लगेगा। टॉर्शनल स्ट्रेन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अगर बॉन्ड है तो टॉर्शनल स्ट्रेन लगेगा। हर कन्फर्मर में टॉर्शनल स्ट्रेन लगेगा, क्योंकि हर कन्फर्मर में बॉन्ड होगा। एंगल कितना है? डाइहेड्रल एंगल कितना है? क्या हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है? क्या इसके जस्ट पीछे दूसरा बॉन्ड है? तो 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। इसको लिखो थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा मतलब डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल 0 है। अगर आमने सामने है, आगे पीछे हैं, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स्ड फॉर्म। याद करना पड़ेगा इक्लिप्स किसको कहते हैं। अगर बॉन्ड्स आमने सामने आ रहे हैं, दिस इज इक्लिप्स फॉर्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 60 डिग्री घुमा रहा हूं, इसको मैं 60 डिग्री घुमा रहा हूं। ध्यान देना, फ्रंट कार्बन को सेम रखो, फ्रंट कार्बन सेम सेम जैसा है वैसा ही रख देना है। फ्रंट कार्बन में नो चेंज। हाँ, मैंने बैक कार्बन को क्या किया? 60 डिग्री घुमा दिया। तो देखो ध्यान से, क्या ये वाला एंगल 120 होता है? तो 60 डिग्री का मतलब बीचों बीच आ जाएगा। तो यहां भी आप कर दो 60 डिग्री का मतलब ये हाइड्रोजन यहां चल के आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां चल के आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन घूम के यहां आ गया। सब घूम गए। अब डाइहेड्रल एंगल बताओ। पहले वाले का बॉन्ड, फ्रंट कार्बन का ये वाला बॉन्ड है ना, और बैक कार्बन का ये वाला बॉन्ड है। क्या है एंगल? फ्रंट कार्बन का बॉन्ड और बैक कार्बन के बॉन्ड के बीच का एंगल, दिस इज 60 डिग्री। इसलिए डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री।
और अगर 60 डिग्री आता है तो याद करना, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। अगर 0 डिग्री आगे पीछे है, इक्लिप्स। इक्लिप्स आपने सुना होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसमें भी तो यही होता है, आगे पीछे आ जाते हैं, है ना। चंद्र ग्रहण में भी आगे पीछे आ जाते हैं। ये भी वही हो रहा है, एक दूसरे को छुपा रहा है। कभी सूर्य चंद्रमा को छुपाता है, कभी चंद्रमा सूर्य को छुपाता है। यहां पे बल्कि ग्रुप को छुपा रहा होता है, दैट इज इक्लिप्स्ड। अब आ जाओ, मैं 360 तक घुमाना है, 0 डिग्री घुमा दिया, 60 डिग्री और 60 डिग्री घुमा दो। दिल है कि मानता नहीं, 60 डिग्री घुमा दो, घुमा के देखो। फ्रंट कार्बन सेम सेम, फ्रंट कार्बन नो चेंज, सेम सेम। बैक कार्बन को देखो जरा, अगर मैं बैक कार्बन, देखो यहां पे ये बैक कार्बन का हाइड्रोजन है, अगर मैं 60 डिग्री और घुमा दूं तो क्या यहां आ जाएगा हाइड्रोजन? ये चल के यहां आ गया, ये चल के यहां आ गया। क्या डाइहेड्रल एंगल कितना है? डाइहेड्रल एंगल 0 है। टोटल डाइहेड्रल एंगल कितना है? 120। डाइहेड्रल एंगल पूरा ओरिजिनल पोजीशन से मैच करोगे, यहां से स्टार्ट हुए थे, ये वाला हाइड्रोजन चल के यहां आ चुका है, क्या 120 हो चुका है? पूरा टोटल डाइहेड्रल एंगल लिखते हैं, ठीक है। हाँ, डाइहेड्रल एंगल इस मॉलिक्यूल का कितना है? 0, बट ओरिजिनल मॉलिक्यूल से कितना है? 120। लेकिन क्या आगे पीछे आ रहा है मॉलिक्यूल? अगर आगे पीछे आ रहा है तो क्या मैं इक्लिप्स लिखता हूं? बहुत बढ़िया। फिर से मैं 60 डिग्री घुमा दिया, मैं फिर से 60 डिग्री घुमा दिया, देखना फ्रंट कार्बन क्या 3 हाइड्रोजन आ जाएगा? बैक कार्बन देखो घुमा दो, बैक कार्बन को 60 डिग्री घुमाओ तो बीच में आ जाएगा। तो बैक कार्बन को मैंने घुमाया, हाइड्रोजन ये घूम के यहां आ जाएगा, ये घूम के यहां आ जाएगा। डाइहेड्रल एंगल इस मॉलिक्यूल में कितना है? इस मॉलिक्यूल में कितना है? टोटल कितना है? और इसको क्या बोल देंगे? क्या 60 डिग्री का एंगल आ गया तो क्या स्टैगर्ड हो गया? स्टैगर्ड आ गया। आपको अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो रही हो तो आप इसको ऐसे लिखो, लिखवाता हूं, एक सेकंड रुको। थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको दूर करते हैं, ध्यान दो। मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल कितना है इसमें? 0 डिग्री है, 0 डिग्री तो इक्लिप्स आ जाएगा। फाई बोल दो, फाई इज व्हाट? डाइहेड्रल एंगल। अब ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल में थीटा कितना है? 60 डिग्री। फाई कितना है? 60 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है। इस मॉलिक्यूल में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। लेकिन डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया टोटल? 120। इस मॉलिक्यूल में एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो स्टैगर्ड हो जाएगा। बट डाइहेड्रल एंगल ओरिजिनल से पूछ लो, 180 डिग्री। 60 ही घुमाएंगे, नहीं घुमाएंगे। 30 40 सिलेबस में नहीं है, ओनली 60 का सिलेबस में। बट 60 30 40 10 20 100 सब होता है। दे आर नोन एज स्क्यू कन्फर्मर। स्क्यू सिलेबस में नहीं है, ओनली 60 डिग्री सिलेबस में है। कंफर्मेशन ऑलवेज न्यूमन से देखेंगे। अब देखो ध्यान से, मैं इसको 60 डिग्री और घुमाया। अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं इसको इक्विलिब्रियम साइन से क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे है, तो रूम टेम्परेचर से क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, तो पीछे भी आ सकता है ना, फिक्स नहीं है। चलो, लेकिन वापस इसको 60 डिग्री क्लॉकवाइज ही घुमा रहा हूं। अगर 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, देखो फ्रंट कार्बन सेम रहेगा, बैक कार्बन को घुमा दो तो देखो बैक कार्बन घुमाने के बाद क्या पीछे पीछे आ जाएंगे, आगे पीछे आ गए सारे। इस मॉलिक्यूल का एंगल कितना है? 0 डिग्री। लेकिन फाई कितना है? 240 हो जाएगा। और क्या इसको हम लोग बोल देंगे इक्लिप्स फॉर्म है ये। अगर आगे पीछे आ गया इक्लिप्स, अगर 60 डिग्री एंगल पे आया स्टैगर्ड। मैं इसमें और 60 डिग्री घुमा देता हूं, तब तक घुमाऊंगा जब तक 360 ना आ जाए। दैट इज कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म। देखो फ्रंट कार्बन सेम सेम, बैक कार्बन जब आप करोगे तो देखो आपके पास H H H आ गया, क्या आया? थीटा कितना है? 0 60 डिग्री। फाई कितना है? 300। दो 240 में 60 जोड़ने पे 360 हो जा रहा है। अच्छा किया बायो लेके। कॉमर्स लेना था, कॉमर्स में और मैथ्स होती है।
चलो नेक्स्ट, यहां पे आपने 60 डिग्री लिया और फिर से अपने फ्रंट कार्बन सेम सेम रखोगे क्या? बैक कार्बन को घुमा दो, बैक कार्बन को घुमा दोगे तो देखो अब जो फाई आएगा, थीटा कितना आ रहा है 0 डिग्री, फाई कितना आ रहा है 360, इसको बोलेंगे क्या? इक्लिप्स्ड। आया? 60 60 60 60 घुमाते रहना है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, क्लॉकवाइज घुमाना है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो सारे एंटी क्लॉकवाइज घुमा, यस पूरा क्लॉकवाइज। 0, फिर अगले में यहां 60 आ गया, फिर यहां 60 आ गया, फिर यहां 60 आ गया, फिर यहां 60, फिर यहां 60, फिर यहां 60, क्लॉकवाइज। अब ध्यान देना, मैंने 60 पे ही क्यों घुमाया भाई? 10 एंगल पे भी तो घुमा सकता था, 20 वाले को भी तो घुमा सकता था, 50 पे भी तो घुमा सकता था, 100 पे भी तो घुमा दो। सिलेबस में नहीं है, केवल 60 पे घुमाने वाला सिलेबस में है। दूसरा चीज, वो सारे कन्फर्मर होते जरूर हैं, दे आर नोन एज स्क्यू कन्फर्मर। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने